आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ हर एक स्टोरी आपको सिस्टम, रोमांस और जादू की एक अलग ही सफर पे ले जाती है। डिस्क्लेमर: गल्प पे बताया गया सारे चरित्रों, स्थान, कल, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। अध्याय 219। राजकुमार आदित्य वर्मा ने हार स्वीकार करने के बाद राघव मेहरा को प्रणाम किया और फिर मुड़कर नीचे चले गए। राजकुमार आदित्य वर्मा को इस तरह देखकर राघव मेहरा को उनके बारे में बेहतर धारणा बनी। एहसान चुकाने का यही मतलब है। वास्तव में वह नहीं जानता था कि उसकी असली ताकत और राजकुमार आदित्य वर्मा की ताकत के बीच कितना बड़ा अंतर था। यदि वह कमजोर होता तो उसे संभवतः पार्वती मेनन के शरीर की गतिविधियों का उपयोग करना पड़ता। अब सब ठीक है, हमें राजकुमार आदित्य वर्मा से लड़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम सुरक्षित हैं। यदि वह जानता कि राजकुमार आदित्य वर्मा को उससे मार खाने का डर है, तो शायद इस समय उसके मन में ऐसे विचार न आते। प्रिंस आदित्य वर्मा के गिर जाने के बाद भी राघव मेहरा मंच पर खड़े रहे। अगला व्यक्ति आगे आता है। हालांकि उस व्यक्ति ने राघव मेहरा के पास आते ही उन्हें प्रणाम किया और उन्हें उपकारी कहा। फिर उन्होंने राजकुमार आदित्य वर्मा का उदाहरण अपनाया और सीधे तौर पर हार स्वीकार कर ली। निम्नलिखित लोगों ने भी ऐसा ही किया और सीधे हार मान ली। राघव मेहरा ने उन्हें इस तरह देखा और महसूस किया कि वे सभी अच्छे चरित्र वाले कृतज्ञ लोग थे। वास्तव में शेष बचे कुछ लोगों का भी विचार राजकुमार आदित्य वर्मा जैसा ही था। ये बॉस इतना शक्तिशाली है, ऐसे बॉस के खिलाफ लड़ना मूर्खता होगी। टीम लड़ाई के दौरान राजकुमार आदित्य वर्मा और अन्य लोगों ने लड़ाई बंद कर दी और हार स्वीकार कर ली। यहाँ तक कि अगर राघव मेहरा के साथ लड़ाई की संभावना है तो उन्हें इसे शुरू में ही खत्म करना होगा। बस इतना ही। लोगों के एक समूह ने सोचा था कि यह एक रोमांचक प्रतियोगिता होगी, लेकिन यह एक धन्यवाद सभा बन गई। लोगों का एक समूह अजीब लग रहा था। साथ ही मैं राजकुमार आदित्य वर्मा की कृतज्ञता की भी बहुत प्रशंसा करता हूँ। जब विक्रम चौधरी ने राघव मेहरा को इस तरह प्रतियोगिता जीतते देखा तो उनके चेहरे पर कोई कड़वाहट नहीं आई। इसके विपरीत उन्होंने व्यंग्य किया, मैं बाद में तुम्हें अपने जीवन पर संदेह करने पर मजबूर कर दूंगा। अंततः उनकी प्रार्थनाएं पूरी हुईं। वह अंततः राघव मेहरा का सामना करने में सफल रहे। हालांकि राघव मेहरा ने पहले भी बहुत शक्तिशाली शारीरिक कौशल दिखाया था। हालांकि उन्हें लगा कि पूरी गति से दौड़ने पर वे ज्यादा कमतर नहीं होंगे। उसे अपने आक्रमण की ताकत पर पूरा भरोसा था। जब तक वह राघव मेहरा पर एक बार हमला कर सकता था, उसे लगता था कि वह एक ही बार में राघव मेहरा को हरा सकता है। यह उसके लिए अपने पिछले अपमान का बदला लेने का मौका है। प्रतियोगिता जारी रही और विक्रम चौधरी की टीम तथा एक अन्य टीम की बारी आई। इस बार विक्रम चौधरी ने कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा बचाने का निर्णय लिया। बस 2 खेल खेलें, बाकी काम इशिका सिंह और अन्य लोगों पर छोड़ दिया जाएगा। इशिका सिंह और उनकी टीम की ताकत के साथ वे कुछ गेम जीतने और अधिकतम एक हारने में सक्षम होंगे, लेकिन इसके बावजूद वे राघव मेहरा की टीम से केवल 1 या 2 अंक पीछे थे। जब तक वह राघव मेहरा को हराकर टीम प्रतियोगिता जीतता रहेगा, उसका स्कोर राघव मेहरा की टीम से अधिक रहेगा। विक्रम चौधरी सबसे पहले मंच पर आए और एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया। उनके 2 प्रतिद्वंद्वियों को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 लोगों को हराने के बाद विक्रम चौधरी रिंग से बाहर चले गए। इशिका सिंह सीधे रिंग में कूद गईं। तियान लाइची बहुत मजबूत हैं और अनन्या सिंह के साथ तुलना करने पर तो वे थोड़े बेहतर भी लगते हैं। इस समय आसमान के ऊपर जनरल वांग गो भी मौजूद हैं, लेकिन अब वह थोड़ा उलझन में है। मेरा सिर ऐसा लगता है जैसे उसमें पेस्ट भर गया हो। उन्होंने इशिका सिंह की तरफ नहीं देखा, बल्कि अनन्या सिंह और राघव मेहरा को घूर रहे थे। उन्होंने अभी अभी राजा महेंद्र वर्मा और संजय शर्मा की बातें सुनी थीं। इस समय ही उन्हें एहसास हुआ कि राघव मेहरा ही वह कारण थे जिसके कारण जिंदल परिवार अचानक ऐसा बन गया, और ऐसा व्यक्ति वास्तव में अपनी बेटी के साथ एक ही टीम में है। इससे वह बहुत उलझन में पड़ गया, लेकिन उन्होंने भी अपनी आंखों में चमक के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। यदि यह व्यक्ति वास्तव में वैसा ही है जैसा राजा महेंद्र वर्मा और अन्य लोगों ने कहा है, तो तार्किक रूप से यदि किरण जोशी ऐसी हो सकती हैं, तो उनकी बेटी भी अलग होनी चाहिए। यदि यह अस्तित्व उनके जनरल के निवास पर नजर रखेगा, तो उनका जनरल का निवास अगला जिंदल परिवार बन जाएगा।
जहां तक इस बात का सवाल है कि ऐसा अब तक क्यों नहीं हुआ, तो उनका मानना है कि इसका कारण उनकी बेटी का पर्याप्त रूप से मजबूत न होना है। मुझे अपनी बेटी को इस व्यक्ति को खुश करने और यहाँ तक कि उसे लुभाने देना है। वह इस अवसर को जाने नहीं दे सकता। इशिका सिंह के प्रतियोगिता जीतने के बाद उन्होंने चेहरे पर मुस्कान लिए आसमान की ओर देखा, मानो वे इसका श्रेय लेना चाहते हों। लेकिन जब उसने अपने पिता को अनन्या सिंह को घूरते हुए देखा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। तुरंत ही उसके हृदय में क्रोध भर गया। तियान लाइची ने रिंग नहीं छोड़ी, बल्कि वहीं खड़े रहे। इसके बाद उसने लगातार 2 लोगों को हराया। उसका आक्रमण प्रारंभ की अपेक्षा 2 गुना तीव्र था, विक्रम चौधरी जितना ही भयंकर। अंत में इशिका सिंह ने ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा बर्बाद नहीं की। जब तक समय था वे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए मंच से नीचे चले गए। इस तरह उनकी टीम ने फिर भी भारी गति के साथ दुश्मन टीम को कुचल दिया। आखिरकार प्रतियोगिता अपने सबसे रोमांचक क्षण में प्रवेश कर गई। विक्रम चौधरी ने राघव मेहरा को गौर से देखा। अपने पिता के ये कहने का इंतजार किए बिना कि वे शुरू कर सकते हैं, वह सीधे मंच पर कूद पड़ा और गुस्से से राघव मेहरा की ओर इशारा किया। बेटा, ये तुम हो। तुमने पिछली बार मुझे 2 घूंसे मारे थे और इस बार मैं तुम्हें 100 गुना बदला दूंगा। विक्रम चौधरी सबकी नज़रों में राघव मेहरा को हराना चाहता है, और राघव मेहरा रहस्यमयी बनकर मुखौटा पहनना चाहता है ना? फिर वह उसे हरा देगा और फिर अपना मुखौटा उतार देगा। राघव मेहरा ने विक्रम चौधरी की ओर देखा, ठंडी सांस ली और आगे बढ़ गया। उनकी टीम में कोई भी विक्रम चौधरी का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। विक्रम चौधरी की बातें सुनकर दर्शकों की भीड़ को लगा कि यह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता और भी अधिक रोमांचक होने वाली है। कुछ लोगों की आंखों में तो हरे रंग की रोशनी भी चमक रही थी। लेकिन आकाश में लोग विक्रम चौधरी का व्यवहार देखकर और उसके आपत्तिजनक शब्द सुनकर राजा महेंद्र वर्मा, संजय शर्मा और माहेश्वरी लाल जैसे लोग गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। ये बच्चा, आप कितने बहादुर हैं। इस व्यक्ति के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस समय राजा महेंद्र वर्मा ने जल्दी से प्रधानमंत्री की ओर देखा जो प्रतियोगिता की अध्यक्षता कर रहे थे। मैंने मन ही मन कोसा, क्या जिंदल परिवार का तेजी से उत्थान और मेरे यांग परिवार की वर्तमान स्थिति उनसे संबंधित है? नहीं, प्रतियोगिता के बाद प्रधानमंत्री का ये पद समाप्त कर दिया जाना चाहिए। प्रतियोगिता की अध्यक्षता कर रहे प्रधानमंत्री ने जब अपने बेटे को इस हालत में देखा तो वे राघव मेहरा को घूरने लगे। इस बदमाश की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धोखा देने की? वह बहुत उदास महसूस कर रहा था। इतने सालों में उसने अपने बेटे को कभी नहीं मारा। वह एक आम इंसान है जो अपने बेटे को गिरने के डर से हाथों में पकड़े रहता है और पिघलने के डर से मुंह में भी रखता है। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचना समाप्त किया, उसे अचानक एक ठंडक महसूस हुई जो उसकी कटी कशेरुकी से होकर उसके सिर के पीछे तक पहुंच गई। क्या हो रहा है? उसने ऊपर नहीं देखा। यदि आप आसमान की ओर देखें तो आप पाएंगे कि संजय शर्मा और स्वर्ग में अन्य लोग उनके लिए एक क्षण का मौन रख रहे हैं। राघव मेहरा मंच पर चढ़ गए और विक्रम चौधरी का सामना किया। बेटे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा क्योंकि तुमने नकाब पहना हुआ है? विक्रम चौधरी ने चेहरे पर उदासी के भाव के साथ गहरी आवाज में गाली दी। राघव मेहरा हंसे और बोले, मुझे बकवास करना पसंद नहीं। अगर तुम में क्षमता है तो बस यहाँ आ जाओ। ये सुनकर विक्रम चौधरी ने दांत पीसकर गुस्से से सिर हिलाया और उसके हाथ में एक हथियार आ गया। यह एक उच्च कोटि का खजाना था और यह बहुत सुंदर दिखता था, जिससे लोगों को बहुत तीव्र अनुभूति होती थी। राघव मेहरा विक्रम चौधरी के हथियार के स्तर को नहीं समझ सका और ये देखने के बाद कि हथियार उसके हथियार जितना सुंदर और तेज नहीं था, उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। विक्रम चौधरी का आत्मविश्वास केवल उनकी अपनी मेहनत से नहीं आता है। इस हथियार से भी, ये हथियार महज एक खजाना नहीं है। इस हथियार का असली स्तर आध्यात्मिक हथियार है। आध्यात्मिक हथियार की अवधारणा क्या है? महाद्वीप के शीर्ष शक्तिशाली पुरुषों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार आध्यात्मिक हथियार हैं। उन्होंने ये हथियार एक गुप्त स्थान से प्राप्त किया था। बाद में जब इसे एक शक्तिशाली हथियार शोधक को दिखाया गया तो पता चला कि हथियार को सील कर दिया गया था। जब तक अंदर की सील हटा दी जाती है तब तक हथियार आध्यात्मिक हथियार में उन्नत हो जाएगा। राघव मेहरा ने गोल्डन फेदर इमॉर्टल वेपन भी निकाला।
वे दोनों शत्रुतापूर्ण हो गए। ठीक उसी समय जब हर कोई चिंतित दिख रहा था, अंततः दोनों चले गए। विक्रम चौधरी ने चकमा दिया। वह पूरी गति से राघव मेहरा की ओर दौड़ा। राघव मेहरा ने भी अपनी आंखें सिकोड़ ली और विक्रम चौधरी की ओर बढ़ गया। वह वास्तव में किसी से नहीं डरता। पलक झपकते ही दोनों पास आ गए। विक्रम चौधरी ने अपनी तलवारबाजी का प्रयोग किया और तलवार से वार किया। राघव मेहरा ने भी वैसा ही किया। उन्होंने अपनी सीखी हुई तलवारबाजी का प्रयोग किया। दोनों तलवारें टकरा गईं। लोगों के एक समूह ने सोचा कि वे बराबरी पर हैं और वे लड़ने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि दो तलवारों के टकराने के बाद हथियारों के टकराने की कोई आवाज नहीं आई। इसके बजाय अचानक एक चेतावनी भरी आवाज सुनाई दी, अत्यंत कुरकुरा। मैंने देखा कि जिस हथियार पर विक्रम चौधरी को गर्व था, वह बीच में से टूटा हुआ था। तभी जमीन से एक डिंग की आवाज सुनाई दी और टूटी हुई तलवार उछल गई। ये दृश्य देखकर विक्रम चौधरी दंग रह गए। उसका चेहरा इतना डरा हुआ था कि वह एक इमोटिकॉन में बदल गया। राघव मेहरा भी इस दृश्य को देखकर थोड़ा चकित हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विक्रम चौधरी का हथियार इतना कमजोर होगा। आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो आप एक बेहतर हथियार क्यों नहीं खरीद सकते? हमले के बाद राघव मेहरा ने शिकायत की। वहां इतनी शांति थी कि पिंग गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी और सब कुछ शांत था। इसलिए जब ये शब्द बोले गए तो वे तुरंत सभी के कानों तक पहुंच गए। उनके आश्चर्य भरे भावों में तुरंत ही एक अजीब भावना का मिश्रण हो गया। भाई, क्या आप दूसरों के हथियारों का स्तर नहीं बता सकते? यह एक खजाना है। आपके पास तो बस एक जादुई हथियार है। वे बहुत हैरान थे। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। ये तो बस एक चमत्कार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब एक जादुई हथियार और एक खजाने के बीच हिंसक टकराव होता है, तो इसका केवल एक ही परिणाम होता है, और वह यह है कि जादुई हथियार क्षतिग्रस्त हो जाएगा या टूट भी जाएगा। अब स्थिति उलट गई है। बहुत शानदार। बेशक केवल दर्शक ही आश्चर्यचकित थे। आसमान के ऊपर संजय शर्मा और अन्य लोग एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने अपने पिछले विचारों की पुष्टि की। ये हथियार निश्चित रूप से अमर हथियार है। वह अवश्य ही अपनी आभा छुपा रहा होगा। केवल इसी तरह से एक बहुमूल्य हथियार को इतना कमजोर बनाया जा सकता है। रिंग के नीचे किरण जोशी की अभिव्यक्ति भी आकाश में मौजूद लोगों जैसी ही थी और उन्हें भी यह सामान्य लगा। साथ ही उसने विक्रम चौधरी की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। क्या आप भी इस बड़े आदमी से लड़ना चाहते हैं? मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि यह बॉस सिर्फ एक विचार से अमर आत्मविनाश कर सकता है। यदि वह कमजोर लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, तो वह तुम्हें बहुत पहले ही मार चुका होता। इस समय पार्वती मेनन की आंखें सिकुड़ी हुई थीं। ये बच्चा सचमुच सरल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यह हथियार स्वर्ण स्कंद अमर अस्त्र न हो, बल्कि स्वर्ण स्कंद अमर अस्त्र की नकल मात्र हो। आखिरकार मैंने सुना है कि स्वर्ण स्कंद अमर अस्त्र रक्तचंद्र संप्रदाय द्वारा हथिया लिया गया था। पार्वती मेनन ने इसके बारे में सोचा और फिर भी उन्हें लगा कि यहाँ उन्हें स्वर्ण पंख वाले अमर हथियार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंगूठी पर विक्रम चौधरी के चेहरे पर यह भाव काफी देर तक बना रहा। जब तक उसने राघव मेहरा के शब्द नहीं सुने, तब तक उसे होश नहीं आया। लेकिन वह अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी भूत का सामना किया हो। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। असंभव, ये कैसे संभव है? मेरे हथियार का असली स्तर एक आध्यात्मिक हथियार है। उसका बेकार जादुई हथियार मेरे आध्यात्मिक हथियार को कैसे तोड़ सकता है? विक्रम चौधरी इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन अपने हाथ में बचे हथियार के टूटे हुए टुकड़े को देखकर उसे रोने का मन हुआ। यही उसका एकमात्र खजाना है। उसने राघव मेहरा को गुस्से से देखा, जैसे वह अपने पिता के हत्यारे को देख रहा हो, और दहाड़ा, तुम मरने के लायक हो। आवाज गड़गड़ाहट जैसी और बहुत तेज थी। राघव मेहरा ने इसे अनदेखा कर दिया और अपने हाथ में रखी सुनहरी तलवार को देखने लगा। वहां तो एक भी दरार नहीं थी। यह न सिर्फ इस्तेमाल में आसान है, बल्कि बहुत अच्छा भी है। ये वाकई एक ब्लैक होल से निकली हुई चीज है। यह आसान नहीं है। राघव मेहरा ने भविष्य में इस हथियार का उपयोग करने का निर्णय लिया। बेशक वह प्रतियोगिता के बारे में नहीं भूले और उन्होंने अपने हाथ में ली हुई सुनहरी तलवार विक्रम चौधरी की ओर लहरा दी। चलो आगे बढ़ते हैं।
विक्रम चौधरी ने यह बात सुनी और राघव मेहरा के हाथ में धारदार हथियार को देखा। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसके पास कोई बैकअप हथियार नहीं है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसके पास इतना कीमती हथियार है जो प्रतियोगिताओं में उपयोग के लिए पर्याप्त से अधिक है। बेटे, हिम्मत है तो हथियार मत चलाना, चलो हाथापाई करते हैं। विक्रम चौधरी दिल का दर्द तो सह गया, पर उसका हथियार नष्ट हो गया और मुकाबला अभी भी जारी था। वह हार नहीं सकता था। ये सुनकर राघव मेहरा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाथ से हाथ का मुकाबला ठीक है। हालांकि अगले ही पल उन्होंने विषय बदल दिया। लेकिन मेरी मुट्ठी में थोड़ा दर्द हो रहा है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल मेरी तलवार से लड़ने के लिए कर सकते हैं। ये शब्द कहे जाने के बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया। मुट्ठी और तलवार कठोर इस्पात। विक्रम चौधरी यह सुनकर दंग रह गए और फिर शाप दिया, तुमने मुझे हथियारों से हराया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अनुचित है? राघव मेहरा ने हैरानी भरे चेहरे के साथ कहा, मैं 2 बार सार्वजनिक रूप से बेशर्म हो चुका हूं, तो फिर मुझे इस अनुचित जीत की परवाह क्यों करनी चाहिए? ये सुनकर लोगों का समूह अजीब सा लगने लगा। विक्रम चौधरी ने यह बात सुनी और इसका खंडन करने में पूरी तरह असमर्थ रहे। तू उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। राघव मेहरा विक्रम चौधरी से बकवास करने में बहुत आलसी थे और उनकी ओर दौड़े। जब विक्रम चौधरी ने राघव मेहरा को तलवार लेकर आते देखा तो उसका चेहरा कोयले की तरह काला हो गया। मैं तो बस इसी पर आगे बढ़ सकता हूँ। जैसे ही दोनों करीब आए, राघव मेहरा ने विक्रम चौधरी पर हमला करने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल किया। विक्रम चौधरी ने अपनी ओर आती तेज तलवार को देखा और केवल चकमा दे सका, फिर पलटवार करने का अवसर तलाशने लगा। लेकिन कुछ देर तक बचने के बाद उसे यह एहसास हो गया कि उसके पास जवाबी कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं है। लोगों को काटने में राघव मेहरा का कौशल अत्यंत कुशल है और इसे निर्बाध कहा जा सकता है। वह केवल छिपकर रह सकता था। राघव मेहरा ने एक ही समय में कटाक्ष और गाली दी। मत जाओ, क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते? विक्रम चौधरी को यह सुनकर खून की उल्टी आ गई। और ऐसे ही एक मज़ेदार दृश्य घटित हुआ। रिंग में राघव मेहरा ने एक लंबी तलवार लेकर विक्रम चौधरी का पीछा किया और एक गैंगस्टर की तरह उस पर हमला कर दिया। विक्रम चौधरी ने गाली दी और पीला चेहरा लेकर भाग गया। इसके अलावा अपने शरीर कौशल के उपयोग के कारण कुछ समय बाद विक्रम चौधरी ने पाया कि उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा अपर्याप्त होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी गति धीमी हो गई। इस स्थिति में हमलावर आमतौर पर ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा राघव मेहरा की साधना अपेक्षाकृत कम है, इसलिए ये तर्कसंगत है कि सबसे पहले राघव मेहरा की आध्यात्मिक ऊर्जा कम होनी चाहिए। लेकिन विक्रम चौधरी ये देखकर अवाक रह गए कि राघव मेहरा की गति शुरू से अंत तक धीमी नहीं हुई। ऐसा लगता है मानो आध्यात्मिक ऊर्जा अक्षय है। आकाश के ऊपर संजय शर्मा और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया। सीनियर जाहिर तौर पर कमजोर को परेशान नहीं करना चाहता था। उसने बस बच्चे का पीछा किया और बिना कोई और जोरदार हमला किए उसे काट डाला। अगर सीनियर ज्यादा सावधान होता तो बच्चा शायद मर चुका होता। सीनियर बस इस अज्ञानी और घमंडी लड़के को सबक सिखाना चाहते हैं। वरिष्ठ, आप कितने दयालु हैं। अगर मैं आपकी तरह ताकतवर होता और इस बदमाश से नाराज होता तो मैं इसे बहुत पहले ही थप्पड़ मारकर मार डालता। लोगों के एक समूह ने राघव मेहरा की महानता की प्रशंसा की। लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि जब राघव मेहरा लोगों को काट रहे थे तो उनके चेहरे पर खुशी की झलक थी। ये बहुत अच्छा लगता है, राघव मेहरा ने मन ही मन सोचा। दूसरी ओर प्रधानमंत्री अपने बेटे को इस तरह देखकर दांत पीस रहे थे। वह चाहता था कि वह अपने बेटे के साथ मिलकर राघव मेहरा को मार सके। लेकिन राजा महेंद्र वर्मा तो बस आसमान की ओर ताक रहे थे। वे बस खड़े होकर प्रतियोगिता की अध्यक्षता कर सकते थे। वे अपने बेटे को एक हथियार भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि एक बार जब आप मंच पर आ जाते हैं तो बाहरी लोगों को प्रतियोगिता में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होती। कुछ समय बाद राघव मेहरा ने विक्रम चौधरी का पीछा करना जारी रखा। विक्रम चौधरी आखिरकार डर गया। राघव मेहरा की तलवार उसके सिर से सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर थी। उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत लग रहा था और वह केवल रिंग से बाहर भाग सकता था। हार स्वीकार करना असंभव है, इस जीवन में तो बिल्कुल नहीं। मंच से कूदना, हालांकि हार स्वीकार करने के समान है, फिर भी बेहतर लगता है।
तथापि राघव मेहरा को जैसे उसके मन की बात पता चल गई हो। वह चकमा देकर तुरंत उसके सामने आ गया और उसका रास्ता रोक लिया। विक्रम चौधरी ने अपने सामने खड़े राघव मेहरा की ओर देखा और उसका चेहरा बुरी तरह से तमतमा गया। राघव मेहरा ने हंसते हुए कहा, वास्तव में किसी हथियार से तुम्हें काट डालना बहुत अच्छा है, इसे भूल जाओ। विक्रम चौधरी का चेहरा पहले तो बहुत उदास था, लेकिन राघव मेहरा की बातें सुनकर उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। अब और तलवारें नहीं, क्या आपको लगता है कि आपकी जीत निश्चित है? हाँ हाँ लड़के, अपनी तलवार रख दो, मुझे हार को जीत में बदलने का मौका दो। हालांकि जैसे ही उसे आशा की किरण दिखाई देने लगी, अचानक निराशा ने उसे घेर लिया, जिससे उसे चक्कर आने लगा। राघव मेहरा का दूसरा हाथ चमक उठा और एक और तलवार प्रकट हुई। उसे ये तलवार इसलिए मिली क्योंकि उसके पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन थे और अनन्या सिंह ने कहा कि उसका हथियार बहुत अच्छा नहीं था और उसे इसे बदलने के लिए कहा, इसलिए उसने जुबावतांग से एक खरीद लिया। तो मैं तुम्हें दोनों तलवारों से काट डालूंगा। राघव मेहरा ने दोनों हाथों में तलवार पकड़ी और गंभीर चेहरे के साथ बोला। ये दृश्य देखकर आसपास मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। विक्रम चौधरी की आंखें और भी धुंधली थीं। उन्होंने सोचा कि राघव मेहरा ने देखा कि उसके पास बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है और उसे लगा कि उसके पास अभी भी बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा है, इसलिए उसने अपने हथियार को दूर रखने और उसके साथ हाथापाई करने का फैसला किया। इस समय दोनों हाथों में तलवार पकड़े हुए चंचल भाव से राघव मेहरा को देखकर उसे ऐसा असहज महसूस हुआ मानो उसने कुछ मक्खियां खा ली हों। इस समय आसपास के लोग भी वैसे ही हैं। राघव मेहरा को बेवकूफ़ी से घूरते हुए आकाश के ऊपर संजय शर्मा और अन्य लोगों ने अपने होंठ हिलाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर का स्वाद इतना खराब होगा। यह इतना बुरा नहीं है। सीनियर तो बस शरारती जूनियर को सबक सिखाना चाहता है। रिंग के नीचे अनन्या सिंह और अन्य लोग भी बहुत अजीब लग रहे थे। वास्तव में उनके विचार अभी विक्रम चौधरी जैसे ही थे कि क्या राघव मेहरा अपने हथियार डाल देगा। साथ ही उन्होंने ये भी महसूस किया कि अपने हथियार डाल देना बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि इससे विक्रम चौधरी को जवाबी कार्रवाई करने का मौका मिल जाएगा। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ जब राघव मेहरा ने वास्तव में तलवार निकाल ली। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, जो उस समय मैदान में मौजूद थे, जब उन्होंने अपने बेटे की स्थिति देखी तो उनकी आंखें लाल हो गईं। वह तो अपने बेटे की भी मदद करना चाहता था, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं। राजा महेंद्र वर्मा और अन्य लोग भी आकाश में थे। यदि वह कार्रवाई करते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री पद से हाथ धोना पड़ सकता है। इस समय वह केवल अपने बेटे को आंखों में आंसू लिए हुए प्रताड़ित होते हुए देख सकते थे। लेकिन इस घटना के बाद वह राघव मेहरा की पहचान का पता लगा लेगा और यदि संभव हुआ तो वह राघव मेहरा को जरूर मार देगा। इस दौरान राघव मेहरा ने भी प्रधानमंत्री की ओर देखा और जब उन्होंने देखा कि उन्होंने कोई हरकत नहीं की तो उन्हें राहत महसूस हुई। भीड़ की चौकस निगाहों के सामने वह शायद कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सोचते हुए राघव मेहरा ने फिर सामने विक्रम चौधरी को घूरा। अभी कुछ देर पहले तुमने क्या कहा था? तुम मुझे पीटना चाहते थे। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। चलो बस मुझे 2 बार दो। 2 बार से कुछ नहीं होगा। राघव मेहरा ने दोनों हाथों में तलवार पकड़ी और आगे बढ़े। राघव मेहरा की बात सुनकर विक्रम चौधरी को रोना आ गया। उन्होंने मन ही मन राघव मेहरा के पूर्वजों की 18 पीढ़ियों को कोसा। वह तुरंत पूरी गति से घूमा और रिंग के दूसरी ओर भागा। वह अभी भी हार स्वीकार नहीं करना चाहता था। ये बहुत शर्मनाक होगा। इस बार उसे रिंग से बाहर भागना होगा। राघव मेहरा ने एक बार फिर अपनी पूरी गति से कौशल का प्रयोग किया और एक क्षण में ही विक्रम चौधरी का रास्ता रोक दिया। इस बार उसने कुछ नहीं कहा और तलवार उठा ली और काटना शुरू कर दिया। विक्रम चौधरी इतना डर गया कि उसे ठंडा पसीना आ गया। वह घबराहट में छटपटाने लगा। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। एक तलवार से तो वह बच सकता था, लेकिन 2 तलवारों के बाद वह बच नहीं पाया। राघव मेहरा ने उसके पेट में वार किया और खून की धारा बह निकली। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। विक्रम चौधरी डर गया। वह चिल्लाया। चिल्लाने की आवाज मुर्गियों को मारने की आवाज जैसी थी। आवाज सुनकर राघव मेहरा भी रुक गए। अन्यथा जब वह उसे काटेगा तो विक्रम चौधरी के पिता आकर उसे भी काट डालेंगे। लेकिन रुकने के बाद भी वह व्यंग्य करना नहीं भूला। मुझे यह आत्मसमर्पण पसंद है।
इस स्थिति में मैं तुम्हें जाने दूंगा। विक्रम चौधरी ने राघव मेहरा को रुकते और लंबी सांस छोड़ते देखा, और राघव मेहरा की बात सुनकर वह फिर से क्रोधित हो गया। लड़का, मुझे मौका मत दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। विक्रम चौधरी अब और अंगूठी पर रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चेहरे पर दर्द के भाव लिए वह अपनी टूटी हुई तलवार के पास गया और तलवार का बचा हुआ टुकड़ा उठा लिया। उसने अपने दांत पीस लिए। यह एक आध्यात्मिक हथियार है। विक्रम चौधरी को रिंग से बाहर जाते देख राघव मेहरा अभी भी रिंग पर खड़े थे। उन्होंने पार्वती मेनन की ओर देखा। वह नीचे नहीं जा सके क्योंकि अनन्या सिंह और किरण जोशी निश्चित रूप से पार्वती मेनन से निपट नहीं पाए। राघव मेहरा द्वारा विक्रम चौधरी को हराने के बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया। हर कोई अजीब लग रहा था। कुछ लोग सोचते हैं कि राघव मेहरा इसलिए जीतता है क्योंकि उसके पास हथियार हैं। कुछ लोगों ने राघव मेहरा की खासियत पर ध्यान दिया। ये स्पष्ट था कि विक्रम चौधरी, जिनकी साधना का स्तर उच्च था, आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी, परंतु फिर भी उनमें कुछ शक्ति शेष थी। यही राघव मेहरा की प्रतियोगिता जीतने की कुंजी है। दरअसल जब राघव मेहरा विक्रम चौधरी पर हमला कर रहा था तो जाहिर है वो उसे जीतने दे रहा था। अगर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी होती तो वो विक्रम चौधरी को कब का मार चुका होता। पार्वती मेनन ने रिंग में राघव मेहरा को देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। विक्रम चौधरी को वापस आते देख उसने बिना कुछ कहे सीधे छलांग लगाई और रिंग में जा पहुंची। इशिका सिंह का चेहरा उदास था। विक्रम चौधरी राघव मेहरा से हार चुके थे तो उनकी हार और भी बुरी होगी, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। लेकिन जब उसने पार्वती मेनन को रिंग में जाते देखा तो वह मन ही मन खींच उठी और सोचने लगी कि पार्वती मेनन सचमुच कृतघ्न है और बस मौत की तलाश में है। पार्वती मेनन के मंच पर आते ही आसपास का माहौल फिर से चहल पहल से भर गया। सभी का मानना था कि पार्वती मेनन राघव मेहरा जितनी अच्छी नहीं थी। आखिरकार राघव मेहरा ने विक्रम चौधरी को पहले ही हरा दिया था। केवल राघव मेहरा ने गंभीरता से कहा, आप सरल नहीं हैं। पार्वती मेनन अचानक मुस्कुराईं और बोली, हमारे साथ भी ऐसा ही है। राघव मेहरा ने बिना कोई शब्द गनवाए स्वर्ण पंख अमर हथियार को फिर से उठाया और कहा, चलो। इस समय पार्वती मेनन के हाथ में शक्ति आए और उन्होंने अंततः अपना हथियार निकाल लिया। यह एक हरे रंग की लंबी तलवार है। जैसे ही तलवार बाहर आई, एक तेज और शक्तिशाली आभा ने तुरंत पूरे क्षेत्र को भर दिया। उत्कृष्ट आध्यात्मिक हथियार। हे भगवान, ये लड़की कहाँ से आई है? ये हथियार तो इस महाद्वीप के कुछ ही शीर्षस्थ लोगों के पास हो सकता है। अरे नहीं, ये बच्चा अब खतरे में है। जैसे ही तलवार बाहर आई, चारों ओर आश्चर्य की ध्वनि गूंज उठी। वे सभी इस तलवार को देखकर हैरान रह गए। राघव मेहरा ने भी दूसरों की आवाजें सुनी और पार्वती मेनन की तलवार को भौहें चढ़ाकर देखा। एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक हथियार। हे भगवान, मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरा हथियार इसका सामना कर पाएगा। आकाश के ऊपर राजा महेंद्र वर्मा और अन्य लोग भी तलवार से चकित हो गए, क्योंकि उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार केवल खजाने थे। अब क्या जिंदन के 5वें स्तर के साधना स्तर वाली एक युवती वास्तव में एक उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार का उपयोग कर सकती है? उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वह महिला सामान्य स्थिति की थी। पार्वती मेनन ने अपना हथियार निकालने के बाद सीधे राघव मेहरा के हाथ में मौजूद सुनहरी तलवार को देखा। वह राघव मेहरा के हाथ में तलवार के स्तर के बारे में निश्चित नहीं थी। हालांकि यदि यह गोल्डन फेदर इमोर्टल वेपन की नकल है तो इसका स्तर काफी ऊंचा होना चाहिए। जैसा कि उसने देखा, ये निश्चित रूप से कोई जादुई हथियार नहीं होगा। उससे टकराने की कोशिश मत करना। मेरे शारीरिक कौशल के कारण उसे चोट पहुंचाने के बहुत सारे मौके हैं। पार्वती मेनन ने हमले का तरीका तय किया। उसने राघव मेहरा से लड़ने के लिए अधिक ताकत का उपयोग करने के बारे में भी नहीं सोचा। उन्होंने अपने प्रथम स्तर की जिंदन साधना का उपयोग करते हुए राघव मेहरा से लड़ने का निर्णय लिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। माहौल भी तनावपूर्ण हो गया। अगले ही क्षण पार्वती मेनन पहले आगे बढ़ीं। पार्वती मेनन नहीं छिपी और तुरंत अपने कौशल का उपयोग करते हुए राघव मेहरा की ओर दौड़ पड़ीं। उसके शरीर की हरकतें इतनी तेज थीं कि मानो वह वहां से गायब हो गई हो। वह अचानक कई फीट दूर प्रकट हुई और तेजी से राघव मेहरा के पास पहुंच गई।
ये दृश्य देखकर राजा महेंद्र वर्मा और आकाश में उपस्थित अन्य लोग दंग रह गए। हे भगवान, ये कैसी शारीरिक गतिविधि है? यह महिला निश्चित रूप से सरल नहीं है। ये भयानक है। वह अभी केवल कोर फॉर्मेशन चरण में है, लेकिन अपने कौशल को उजागर करने के बाद उसकी गति नवजात आत्मा चरण तक पहुंच गई है। पार्वती मेनन ने पलकें झपकाईं और होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए राघव मेहरा के पास पहुंची। राघव मेहरा को स्थिर देखकर उसे जीत का पूरा भरोसा हो गया था। आखिरकार वह परी दुनिया के एक प्रमुख संप्रदाय की संत हैं। लेकिन जैसे ही उसने सोचना समाप्त किया और तलवार राघव मेहरा को लगने वाली थी, कुछ अजीब हुआ। राघव मेहरा अचानक परछाई में बदल गया और अगले ही पल उसने पाया कि राघव मेहरा उसके ठीक पीछे था। यह पार्वती मेनन अचानक डर गईं और उनकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। जब राघव मेहरा पार्वती मेनन के पीछे आए तो वह भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उसका चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने पाया कि उसने जो शारीरिक कौशल चुराया था वह पार्वती मेनन से बेहतर था। उनके कटौती के बाद उनके शरीर आंदोलन कौशल और भी अधिक परिष्कृत थे। पार्वती मेनन चौंक गईं और जल्दी से पीछे मुड़ गईं। राघव मेहरा ने अब अपने शरीर की चाल सुधारने के बारे में नहीं सोचा। उसने झट से अपने हाथ में पकड़ी तलवार पार्वती मेनन की गर्दन की ओर बढ़ा दी। लेकिन पार्वती मेनन ने भी बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। जब राघव मेहरा ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो वह आगे बढ़ गया। राघव मेहरा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और पार्वती मेनन की गतिविधियों पर नजर रखी। वह तेज था और जब पार्वती मेनन उतरी तो वह फिर से पार्वती मेनन के पीछे आया और वही क्रिया दोहराई। वह पार्वती मेनन को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। जब तक उसके हाथ की तलवार पार्वती मेनन की गर्दन पर रहेगी, द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। पार्वती मेनन ने फिर से राघव मेहरा की हरकतों को देखा, अपने दांत भींच लिए और समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। उन्हें पूरा यकीन था कि राघव मेहरा की हरकतें लगभग उनकी जैसी ही थीं। जिस बात ने उसे अपने जीवन पर और भी अधिक संदेह करने पर मजबूर कर दिया वह ये थी कि जब राघव मेहरा इस कौशल का उपयोग करता था तो उसकी गति उससे भी अधिक तेज होती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो शारीरिक गति कौशल उच्चतम स्तर तक विकसित किया था वह नकली था और राघव मेहरा ने जो विकसित किया था वह असली था। पार्वती मेनन की भी अपनी जिद थी और उन्होंने पहले क्षण में राघव मेहरा की तुलना में अपने उच्च साधना स्तर का उपयोग नहीं किया। आखिर वह परीलोक से आई थी। अगर उसे नश्वर संसार में किसी से मिलते समय उच्च स्तर की साधना करने के लिए मजबूर किया जाता तो शायद उसके अंदर शर्मिंदगी और यहाँ तक कि आंतरिक राक्षस भी रह जाते। लेकिन उसके थोड़े से आत्मसम्मान के कारण रिंग पर फिर एक अजीब दृश्य घटित हुआ। मैंने रिंग पर दो लोगों को बिजली की गति से दौड़ते देखा। उन्होंने भी हमला नहीं किया। उनमें से एक ने पूरी ताकत से बचने की कोशिश की, जबकि दूसरे ने अचानक पीछे से आकर अपना हथियार घुमाया। दोनों ने वही क्रिया दोहराए। आकाश के ऊपर संजय शर्मा, राजा महेंद्र वर्मा और अन्य लोगों के चेहरे पर अजीबोगरीब और प्रशंसापूर्ण भाव थे। तस्क सीनियर वाकई बहुत जबरदस्त है। देखा, यह मूवमेंट तकनीक जाहिर तौर पर उस छोटी बच्ची की है। हालांकि सीनियर ने इसे उस छोटी बच्ची को करते देखकर ही सीखा है। मूवमेंट तकनीक तो और भी जबरदस्त है। संजय शर्मा ने आह भरी। जब राजा महेंद्र वर्मा ने ये सुना तो वे एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर अपनी भौहें उठाईं और बोले, पहले तो मैं वास्तव में सोच रहा था कि क्या सीनियर ने भी इस छोटी लड़की के समान शारीरिक गतिविधि विकसित की है, लेकिन भाई तांग ने जो कहा उसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आपने जो कहा वह सही है। ये सुनने के बाद संजय शर्मा ने सिर हिलाया और विश्लेषण किया, ये शारीरिक तकनीक वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन आप कौन हैं, सीनियर? आपके पास इससे भी अधिक शक्तिशाली शारीरिक तकनीकें होनी चाहिए। और जैसे ही इस छोटी लड़की ने एक शारीरिक तकनीक का उपयोग किया, आपने भी उसका अनुसरण किया। ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? आपने इस छोटी लड़की की शारीरिक तकनीक को एक नज़र में ही सीख लिया होगा। अन्य लोगों ने संजय शर्मा का विश्लेषण सुना और उन्हें लगा कि इसमें कुछ दम है। लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यह महज संयोग हो सकता है और यह वरिष्ठ व्यक्ति भी उन्हीं शारीरिक कौशलों का अभ्यास कर रहा था। रिंग के नीचे विक्रम चौधरी और अन्य लोग राघव मेहरा और पार्वती मेनन की भूतिया गति को देखकर दंग रह गए। विशेषकर विक्रम चौधरी, उनकी नज़र में उनकी हार का कारण ये था कि उनके पास कोई हथियार नहीं था।
पहले तो उन्होंने सोचा कि पार्वती मेनन बहुत मजबूत नहीं थी, उन्हें तो बस उनकी सुंदरता आकर्षक लगी। लेकिन अब मंच पर दो लोगों को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसे फिर से दो थप्पड़ मारे गए हों, और उसका चेहरा नीला और काला पड़ गया था, मानो वह दशकों से कब्ज से पीड़ित हो। वे इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? विक्रम चौधरी ने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच लीं कि उनमें से चट-चट की आवाज आने लगी। अभी तो राघव मेहरा भी उसके बराबर ही दिख रहे थे, एक दूसरे का पीछा करते और चकमा देते हुए। लगता है राघव मेहरा शुरू से आखिर तक उसे बंदर की तरह ही खेलता रहा। विक्रम चौधरी को ही नहीं, बाकियों को भी यह बात समझ आ गई। राघव मेहरा की भयानक रफ्तार देखकर सब विक्रम चौधरी की तरफ देखने लगे। एक क्षण के लिए विक्रम चौधरी पर अनगिनत दया भरी निगाहें पड़ीं। मेरे दिल में बस एक ही वाक्य है, कितना गरीब आदमी है। अंगूठी पर पार्वती मेनन के पास वास्तव में अपने दांत पीसने और अपने उच्च साधना स्तर का उपयोग करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसने अपनी साधना का बहुत अधिक उपयोग नहीं किया, केवल जिंदन के 5वें स्तर का ही उपयोग किया। अतः आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव से उसकी गति बढ़ गई। इस बार वह अंततः राघव मेहरा के पीछा से बच निकली। ये देखकर कि पार्वती मेनन की गति उसके स्तर तक पहुंच गई थी, राघव मेहरा ने भौहें चढ़ाईं और सोचा, क्या ये सुंदरी अपनी साधना छिपा रही है? पार्वती मेनन आखिरकार इस समय राघव मेहरा का सामना करने में सक्षम थी और उनकी अभिव्यक्ति गंभीर लग रही थी। यह आदमी मेरे शरीर की गति कौशल को कैसे जान सकता है? ये शरीर की गति कौशल वह है जिसे मेरा संप्रदाय कभी बाहरी लोगों को नहीं सिखाता है। पार्वती मेनन को झटका लगा। उनके संप्रदाय में केवल कुछ ही लोग इस कौशल का अभ्यास कर सकते हैं। एक संत के रूप में वह भाग्यशाली थी कि उन्होंने कुछ वर्ष पहले ही साधना शुरू कर दी थी। वह प्रतिभाशाली थी, लेकिन उसे अपने कौशल को निखारने में कई वर्ष लग गए। लड़के, तुमने ये हरकतें कहाँ से सीखीं? पार्वती मेनन ने राघव मेहरा को गौर से देखा। उन्हें शक होने लगा कि कहीं राघव मेहरा उनके संप्रदाय का सदस्य तो नहीं है। राघव मेहरा से पूछताछ की गई, उनका चेहरा अजीब लग रहा था और पहले तो वह जवाब नहीं देना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्होंने कहा, मैंने इसे उठाया था। ये कहना बहुत डरावना था कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कुछ बार गुप्त रूप से यह प्रदर्शन करते देखा था, इसलिए राघव मेहरा ने झूठ बोलने का फैसला किया। हालांकि ये सुनने के बाद पार्वती मेनन ने निश्चितता के साथ कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। राघव मेहरा के मुंह का कोना फड़क उठा। क्या आप इतना निश्चित हैं? पार्वती मेनन का चेहरा बैंगनी हो गया। ये शारीरिक गतिविधि तकनीक उनके संप्रदाय की पवित्र भूमि में उत्कीर्ण है। कोई प्रतिलेखन नहीं, जब तक कि उनके संप्रदाय में कोई गद्दार न हो जिसने इसे सीखा, इसकी नकल की और फिर इसे बेच दिया या ये खो गया। हालांकि केवल कुछ ही लोग हैं जो इस तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं। वह इन सभी लोगों को जानती थी। चरित्र पूरी तरह से गारंटी के योग्य है। तो राघव मेहरा झूठ बोल रहा होगा। राघव मेहरा अब और बात करने के लिए बहुत आलसी थे और उनके चेहरे पर एक अजीब भाव था। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो रहने दीजिए। चलो, आप काफी मजबूत हैं। अच्छा, हम अपने शारीरिक कौशल की तुलना न करके अपने मार्शल आर्ट कौशल की तुलना करें, कैसा रहेगा? मार्शल आर्ट के बारे में बात करते समय राघव मेहरा ने अपनी लार निगल ली। वह इस समय अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश कर रहा था। अपने चेहरे पर किसी भी प्रकार का उत्साह या उमंग न दिखने दें। ये सही है। पार्वती मेनन की गतिविधियों को देखने और उन्हें सीखने के बाद वह उन पर मोहित हो गए। और पार्वती मेनन की शारीरिक गतिविधियां बहुत डरावनी हैं। मार्शल आर्ट के बारे में क्या? अचानक उन्हें पार्वती मेनन की मार्शल आर्ट देखने की इच्छा हुई। शायद यह एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट है, कहना कठिन है। इस समय उसे अचानक एक शब्द याद आया, निःशुल्क। इस कौशल का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। कम से कम ये जुवान ग्रेड से ऊपर पृथ्वी ग्रेड का है, या यहाँ तक कि स्वर्ग ग्रेड का भी है। तस्क जुवान स्तर की मार्शल आर्ट और शारीरिक गतिविधियों के लिए हजारों स्पिरिट स्टोन की लागत आती है। स्थानीय गुणवत्ता वाले उत्पादों की कीमत संभवतः सैकड़ों हजारों में होगी। यदि यह उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है तो क्या होगा? अरे, ये पोस्ट हो गया। लाखों आत्मा पत्थर। राघव मेहरा ने अपने होंठ पोंछे। सौभाग्यवश मुझे लार नहीं टपकी।
राघव मेहरा की बातें सुनने के बाद पार्वती मेनन को पता चल गया कि राघव मेहरा से अपने शरीर कौशल के रिसाव का जवाब पाना मुश्किल होगा। इसका एक ही रास्ता है और वह है बल प्रयोग। बेशक वह अपनी अमर स्तर की साधना का उपयोग करने की जल्दी में नहीं थी, क्योंकि वह गुस्से में थी। मैं राघव मेहरा से मुकाबला करने की कसम खाता हूँ, भले ही राघव मेहरा परिलोक से हो या नहीं। राघव मेहरा ने जिस स्तर की साधना का प्रयोग किया वह वास्तव में जिंदन स्तर का था, इसमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन फिर भी वह परी दुनिया में एक पसंदीदा और अपने साथियों के बीच नेता थी, लेकिन उसी स्तर की साधना के साथ वह राघव मेहरा को नहीं हरा सकती थी। इससे वह बहुत असंतुष्ट हो गई। शारीरिक कौशल के मामले में मैं उनसे तुलना नहीं कर सकता, तो फिर मैं आपकी इच्छानुसार कार्य करूंगा और आपको अपने संप्रदाय की सबसे भयानक मार्शल आर्ट दिखाऊंगा। जब इस मार्शल आर्ट का उपयोग किया जाता है, भले ही किसी के पास पहले जिंदन चरण का साधना स्तर हो, तो सेकंड में, मध्य या देर के चरण में युवानयन को मारना कोई समस्या नहीं है। ठीक है। पार्वती मेनन की आंखें शत्रुता से भरी थीं। वह भूल गई थी कि कब से वह अपने साथियों को इतनी गंभीरता से नहीं ले रही थी। जब राघव मेहरा ने ये सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। अच्छा आदमी, चलो चलो भी। बेशक राघव मेहरा ने इस संभावना के बारे में भी सोचा कि दूसरे पक्ष के मार्शल आर्ट कौशल बहुत मजबूत हैं और इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। इसलिए उठने की विधि का अभ्यास करने के लिए हमेशा तैयार रहें। उसे सीधे लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे चकमा देना है। बस इसे टालें, हे और पुनः प्रयास करें कि क्या आप इसे मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह संभव होता तो बहुत अच्छा होता। पार्वती मेनन की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी, एक हाथ में तलवार पकड़े हुए। अपने हृदय में चुपचाप मानसिक विधि का जप करें। इस क्षण उसकी गति बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो चारों ओर की हवा ठंडी होकर ठोस हो रही हो। राघव मेहरा ने पार्वती मेनन की ओर देखा और अचानक उसके मन में एक अजीब विचार कौंधा। यह आ रहा है, यह आ रहा है, ये फिर से खाली समय है। राघव मेहरा ने पार्वती मेनन को घूरते हुए कोई भी विवरण नहीं छोड़ा। पार्वती मेनन की खूबसूरत आंखें अचानक सिकुड़ गईं और फिर उनके हाथ में हरी तलवार नाचने लगी। 1 टाइम, 2 बार, 3 बार, उसने इसे लगातार 10 बार घुमाया। 10 बार बाद जब पार्वती मेनन ने अपनी तलवार घुमाई तो अचानक हवा से प्रकाश की 10 हरी किरणें प्रकट हुईं, जैसे कि घुमावदार दरांतियों का एक गुच्छा। जैसे ही वह रुकी, हरी रोशनी तेजी से चमकी और राघव मेहरा की ओर उड़ी। इसकी गति भी अत्यंत भयावह है। राघव मेहरा ने अपनी ओर आती हरी रोशनी को देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं, बहुत मजबूत। ये देखकर कि पार्वती मेनन की गति अभी भी बढ़ रही थी, राघव मेहरा ने इन हमलों से बचने के लिए अपने शरीर कौशल का तेज गति से उपयोग किया। लेकिन उन्होंने पाया कि इन हमलों ने सीधे पूरे क्षेत्र को अपने घेरे में ले लिया। वह न तो बाईं ओर और न ही दाईं ओर मुड़ सकता था। हालांकि आप आकाश में छिप सकते हैं। राघव मेहरा तुरंत नीचे बैठ गया और आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके पैरों पर काम किया और वह उछल पड़ा। हवा में छलांग लगाने और हरी रोशनी से अवरुद्ध स्थान से गुजरने के बाद वह सफलतापूर्वक हमले से बच गया। नियमों के अनुसार जब तक उड़ान की ऊंचाई बहुत अधिक न हो, उसे सीमा से बाहर नहीं माना जाएगा। राघव मेहरा जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था, इसलिए वह 10 हरी किरणों से बचने में कामयाब रहा। पार्वती मेनन को जैसे पता था कि राघव मेहरा हवा में उड़ जाएगा। ये दृश्य देखकर उनके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव लिए उन्होंने ठंडी सांस ली। वह तो बस राघव मेहरा को हवा में उछालना चाहती थी। हवा में, चाहे आपकी चपलता कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह क्या कर सकती है। चलो देखते हैं इस बार तुम मेरे हमले से कैसे बच पाते हो। ये सोचकर पार्वती मेनन की आंखें चमक उठीं और वह फिर से काम पर लग गईं। इस बार उसने बहुत शक्तिशाली हमला नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं राघव मेहरा की तुरंत मौत न हो जाए। लेकिन ये राघव मेहरा को गंभीर रूप से घायल कर जमीन पर गिराने के लिए पर्याप्त था। तथापि इस बार राघव मेहरा की ओर 10 हरी बत्तियां तेज गति से आईं। एक भयावह दृश्य सामने आया। मैंने राघव मेहरा को आकाश में अपना कौशल प्रदर्शित करते देखा, जमीन की तुलना में और भी अधिक लचीला और तेज। इस वजह से वह चमत्कारिक ढंग से एक के बाद एक हमलों से बच निकला। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। आकाश के ऊपर
संजय शर्मा और अन्य लोग भी ऐसे ही थे, रिंग के ऊपर हवा में बेवकूफ़ी भरी निगाहों से घूर रहे थे, राघव मेहरा की हरकतों को देख रहे थे, मानो उन्होंने दिन में कोई भूत देख लिया हो। स्तब्ध, उनके चेहरों पर खौफ के भाव थे। क्या आकाश में वास्तव में शारीरिक गतिविधियां की जा सकती हैं? ये कैसे संभव है? यदि यह पृथ्वी पर होता तो कोई न कोई इस समय अवश्य ही बाहर निकल आता और कहता कि न्यूटन का ताबूत अब उसे नीचे नहीं रख सकता। इससे सीधे तौर पर उनकी विश्वदृष्टि ध्वस्त हो गई। रिंग में हालांकि पार्वती मेनन परियों की दुनिया में पली बड़ी थी, फिर भी जब उन्होंने राघव मेहरा को हवा में अपने कौशल का प्रदर्शन करते देखा तो वह डर गईं। उसे यकीन था कि एक अमर सम्राट भी आकाश में अपने शरीर कौशल का उपयोग नहीं कर सकता। अधिक से अधिक आप गति का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेज गति से उड़ान भरने के लिए कर सकते हैं। राघव मेहरा की तरह ऐसा आकार में चलना असंभव है। शो इससे बेहतर नहीं हो सकता। राघव मेहरा ने पार्वती मेनन के हमले को चकमा देने के बाद पार्वती मेनन और अन्य लोगों के हाव भावों पर ध्यान नहीं दिया। एक समय तो उसका चेहरा आनंद से भर गया था। हाँ, बहुत बढ़िया, वह बहुत खुश है, क्योंकि मार्शल आर्ट की तकनीकों का एक सेट पहले से ही उसके दिमाग में आ चुका है और मैंने इसमें महारत हासिल कर ली है और इसे इच्छानुसार उपयोग कर सकता हूँ। राघव मेहरा चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए मंच पर आए। हाँ, मैं भी गंभीर होने लगा हूँ। राघव मेहरा ने एक महान तलवारबाज की तरह अपने हाथ में लंबी तलवार पकड़ी हुई थी। तभी पार्वती मेनन को होश आया। आखिर यह आदमी कौन है? यह नश्वर दुनिया से नहीं हो सकता। अमर दुनिया में भी मैंने इस स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। उसने कभी नहीं सुना था कि परीलोक में कोई हवा में जादू कर सकता है। राघव मेहरा की ओर देखते हुए पार्वती मेनन ने गहरी सांस ली और तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तुम ताकतवर हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी बार चकमा दे सकते हो। पार्वती मेनन फिर से आगे बढ़ीं, लंबी तलवार नाचने लगी, हरी रोशनी प्रकट हुई और प्रकाश की किरणें फिर से राघव मेहरा की ओर बढ़ीं। राघव मेहरा ने अपनी आंखें आधी बंद कर लीं और इस समय उनकी आभा अचानक से बढ़ गई। फिर उन्होंने अपनी तलवार लहराई और उनके सामने हवा से एक के बाद एक सुनहरी रोशनी चमक उठी, जो पार्वती मेनन से भी तेज दिखाई दे रही थी। इसके अलावा इस समय प्रकाश की 20 सुनहरी किरणें प्रकट हुईं। ये दृश्य देखकर सारा दर्शक वर्ग मौन हो गया। हर कोई दंग रह गया। सुनहरी रोशनी प्रकट हुई और हरी रोशनी की ओर उड़ गई। पफ 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 प्रकाश टकराया और ध्वनि पादने जैसी थी। हरी रोशनी कागज जैसी थी और सुनहरी रोशनी दरांती जैसी। जब वे टकराईं तो हरी रोशनी फट गई और तुरंत बिखर गई, जबकि सुनहरी रोशनी आगे की ओर उड़ती रही। ये सब देखकर पार्वती मेनन को ऐसा लगा जैसे उन्हें डंडा मार दिया गया हो और वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गईं। यह क्या हो रहा है? ओ, राघव मेहरा ने जो मार्शल आर्ट का उपयोग किया था वह बिल्कुल वही मार्शल आर्ट थी जिसका उपयोग उन्होंने किया था। जिस बात ने उसे अपने जीवन पर संदेह करने पर मजबूर किया वह ये थी कि इस बार राघव मेहरा द्वारा प्रदर्शित मार्शल आर्ट उसकी मार्शल आर्ट से भी अधिक शक्तिशाली थी। जहां तक सुनहरे प्रकाश की बात है, न केवल उसकी मात्रा दोगुनी थी, बल्कि उसकी ठोसता भी उससे कहीं अधिक थी। तीक्ष्णता भी दोगुनी है। और उसने एक नज़र में देखा कि राघव मेहरा ने केवल जिंदान के पहले स्तर की खेती का ही उपयोग किया था। इस समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या बकवास है। यह मार्शल आर्ट उनके संप्रदाय की एक गुप्त नियमावली भी है जो बाहरी लोगों को नहीं दी जाती। पूरे संप्रदाय में केवल कुछ ही लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं और पूरे संप्रदाय में केवल 3 लोग हैं जो इस तरह की शारीरिक गतिविधि और मार्शल आर्ट कौशल का एक साथ अभ्यास करते हैं। उसका स्वामी और वह और संप्रदाय का पूर्वज भी है। अब राघव मेहरा भी ऐसा कर सकते हैं और वह उससे बेहतर अभ्यास करता है। आप मेरे पूर्वज नहीं हो सकते हैं ना? उनके संप्रदाय के पूर्वज कई वर्ष पहले एकांतवास में चले गए थे और तब से बाहर नहीं आए हैं। बेशक उसने कभी नहीं सोचा था कि यह संभव है कि राघव मेहरा उसे 2 बार प्रदर्शन करते देखने के बाद एक ही बार में यह मार्शल आर्ट सीख लेगा। अगर उन्हें दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के यह मान लेंगी कि राघव मेहरा उनके संप्रदाय के पूर्वज थे। ये केवल पार्वती मेनन ही नहीं थी, उनके आसपास के सभी लोगों के चेहरे पर एक जैसा भाव था। सभी बेहद अजीब लग रहे थे। आकाश के ऊपर संजय शर्मा और अन्य ने एक बात की पूरी तरह पुष्टि की है।
राघव मेहरा वास्तव में एक या दो बार देखकर ही मार्शल आर्ट और शरीर की गतिविधियों को सीख सकते हैं। संजय शर्मा ने गहरी सांस ली, उनकी आंखें श्रद्धा से भरी थीं। कुछ समय पहले राजा महेंद्र वर्मा को संजय शर्मा का विचार थोड़ा अवास्तविक लगा था, लेकिन अब ये दृश्य देखकर वे संजय शर्मा की प्रशंसा करने लगे। जो व्यक्ति अपने पूर्ववर्तियों को सबसे बेहतर ढंग से समझता है, वह कोई और नहीं बल्कि संजय शर्मा हैं। पार्वती मेनन ने पलक झपकते ही प्रकाश को अपने पास से उड़ते हुए देखा और अपने दांत भींच लिए। अपनी साधना के स्तर के कारण वह इन हमलों से बच नहीं सकती। वह केवल उच्च स्तर की साधना का ही उपयोग कर सकती है। उसने अपने दांत पीस लिए और इस बार उसने अपनी नवजात आत्मा क्षेत्र साधना शक्ति का एक साथ उपयोग किया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मैं आज तुम्हें हरा नहीं सकता। पार्वती मेनन को दिल की गहराइयों से असहजता महसूस हुई और उन्होंने अपनी शारीरिक कुशलता का पूरी गति से उपयोग किया। वह बहुत तेज थी और यद्यपि सुनहरी रोशनी बहुत घनी थी, फिर भी वह एक अंतराल ढूंढकर उससे बचने में सफल रही। जब वह फिर से खड़ी हुई तो उसकी आंखें गंभीरता से भरी थीं और वह अपनी पूरी ताकत से राघव मेहरा से लड़ने के लिए तैयार थी। तथापि इस क्षण वह अचानक स्तब्ध रह गई। उसकी नज़रें तुरंत एक दिशा में घूम गईं। धिक्कार है, इस समय को ही क्यों चुना? उसने अग्नि कौवे की सांस को महसूस किया। अग्नि कौवा बहुत तेज गति से एक दिशा में उड़ रहा था। पार्वती मेनन ने राघव मेहरा की ओर देखा, फिर से दांत पीसते हुए कहा, मैं अपना काम खत्म करने के बाद वापस आऊंगी और तुमसे लड़ूंगी। ये कहते हुए वह रिंग से कूद गई, चकमा देकर भीड़ में गायब हो गई और फिर गायब हो गई। वह भीड़ की मदद से वहां से चली गई। जिस दिशा में अग्नि कौवा उड़ रहा है, उसी दिशा में उसका पीछा करें। उन्होंने शीघ्र ही झानवु साम्राज्य भी छोड़ दिया। अगर उसे पता होता तो वह जल्द ही आंगन के गेट के सामने होती। अगर वह राघव मेहरा से घुटनों के बल बैठे मिलते तो शायद वह फिर कभी राघव मेहरा से लड़ने की बात नहीं करते। पार्वती मेनन के अचानक गायब हो जाने से कई लोग थोड़े उदासीन हो गए। कुछ देर बाद तक जब लोगों के एक समूह ने पुष्टि की कि पार्वती मेनन गायब हो गई हैं, तो उन्होंने बातचीत शुरू कर दी और आसपास कुछ शोर मच गया। राघव मेहरा अभी भी रिंग में हैं। पार्वती मेनन को पलक झपकते ही भीड़ में गायब होते देख मुझे थोड़ा अजीब लगा। क्या आप पीटे जाने से डरते हैं या क्या? जब राघव मेहरा ने गुप्त रूप से पार्वती मेनन की तलवारबाजी सीख ली तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि वह पार्वती मेनन को हरा सकता है, क्योंकि उन्होंने पाया कि उन्होंने जो मार्शल आर्ट गुप्त रूप से सीखी थी वह पार्वती मेनन की मार्शल आर्ट से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह जीत के प्रति आश्वस्त था। पार्वती मेनन को गायब होते देख उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, बल्कि मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया। फिर वह मन ही मन खुश हुआ। रिंग के पास विक्रम चौधरी और अन्य लोग दंग रह गए। खासकर जब पार्वती मेनन को गायब होते देखा तो विक्रम चौधरी को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि अब क्या करें। उन्होंने पाया कि राघव मेहरा और पार्वती मेनन बहुत शक्तिशाली थे। अभी अभी की चमत्कारी तलवारबाजी के आधार पर उसे यकीन था कि अगर कोई उस पर हमला करेगा तो वह मर जाएगा। लेकिन पार्वती मेनन बिना किसी कारण के अपनी टीम के बाकी सदस्यों को छोड़कर चली गईं। वे प्रतियोगिता कैसे जारी रख पाएंगे? राघव मेहरा ने प्रधानमंत्री की ओर देखा और कहा, चूंकि वह मैदान छोड़ चुकी हैं, इसलिए वह हार चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राघव मेहरा की बात सुनकर प्रधानमंत्री का चेहरा उतर गया। इस समय उसने अपने बेटे की ओर भी देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राघव मेहरा इतना भयानक होगा। इसके अलावा मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि राघव मेहरा को पार्वती मेनन की शक्तिशाली तलवारबाजी का भी ज्ञान क्यों है। तलवार चलाने की उस तकनीक को देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पास खड़े खड़े उस पर दबाव पड़ रहा हो। ये देखकर कि प्रधानमंत्री चुप हैं, राघव मेहरा ने विक्रम चौधरी की ओर देखा और कहा, व्यक्तिगत प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है, चलो जारी रखते हैं या हम सीधे टीम प्रतियोगिता में जा सकते हैं। अब उनकी शारीरिक गतिविधियां और मार्शल आर्ट इतनी शक्तिशाली हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वह विक्रम चौधरी और अन्य को हरा सकते हैं। राघव मेहरा की बातें सुनकर विक्रम चौधरी दांत पीसते रह गए। इशिका सिंह का चेहरा भी बहुत सांवला था। वह पहले तो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करना चाहती थी, लेकिन अब राघव मेहरा अकेले ही पूरी प्रतियोगिता पर छा गए। उसने अनन्या सिंह की ओर देखा। इस क्षण उसे अंततः याद आया कि उसकी बहन ने हवेली के बाहर क्या कहा था।
उसने कहा कि उसकी टीम में एक बहुत डरावना व्यक्ति था। ये सचमुच डरावना है। आकाश के ऊपर राजा महेंद्र वर्मा और अन्य लोग बहुत शांत थे। उन सभी ने तय कर लिया है कि राघव मेहरा सीनियर है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि इस सीनियर ने मास्क क्यों पहना हुआ था और वह इस प्रतियोगिता में भाग लेने क्यों आया था। लेकिन प्रतियोगिता लगभग समाप्त हो चुकी है और सभी रहस्य सुलझ जाएंगे। विक्रम चौधरी उदास हो गए थे और अब टीम प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि यह पूरी तरह बेकार है। अगर वह राघव मेहरा से दोबारा लड़ता है तो उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा सकता है, इसलिए वह केवल चुप रह सकता था। चारों ओर बहुत शांति थी। विक्रम चौधरी और अन्य लोगों को चुप देखकर राघव मेहरा ने अपने मुंह के कोने ऊपर उठा लिए। ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रतिस्पर्धा छोड़ दी है। ठीक है, राघव मेहरा ने प्रतियोगिता की अध्यक्षता कर रहे प्रधानमंत्री की ओर देखा और अगली प्रक्रिया की अध्यक्षता जारी रखने के लिए उनकी प्रतीक्षा करने लगे। प्रधानमंत्री के पास विक्रम चौधरी और अन्य लोगों की ओर देखने और उन्हें लड़ने के लिए कहने या आत्मसमर्पण करने का मौका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तियान लाइची और अन्य लोग केवल अपना सिर झुकाकर आत्मसमर्पण कर सकते थे। विक्रम चौधरी का चेहरा उदास था और वह कुछ नहीं बोले, लेकिन वह गुस्से में थे। हालांकि वह केवल दुखी ही महसूस कर सकता था। मैं निश्चित रूप से लड़ाई में नहीं जीत सकता। प्रधानमंत्री भी असहाय थे और केवल राघव मेहरा को देख सकते थे और ठंडे चेहरे के साथ कहा, चूंकि यह मामला है तो मैं घोषणा करता हूं कि इस प्रतियोगिता में पहला स्थान इस टीम का है। आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वह सन्नाटे में दूर तक गई। जैसे ही ये शब्द बोले गए, अनन्या सिंह और अन्य लोग खुशी से झूम उठे। हालांकि उन्होंने इस प्रतियोगिता में ज्यादा संघर्ष नहीं किया, फिर भी बिना किसी प्रयास के जीत हासिल कर वे बहुत खुश थे। इसके अलावा प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार सरल नहीं हैं। सबसे पहले, हर कोई 50,000 स्पिरिट स्टोन प्राप्त कर सकता है। दूसरा, वे आज रात राजकुमार के जन्मदिन के भोज में भी शामिल हो सकते हैं। और वीआईपी के रूप में भाग लेना निश्चित रूप से राज्य के सभी युवाओं का सपना है। प्रधानमंत्री की घोषणा सुनकर राघव मेहरा का मुंह खुला का खुला रह गया। वह इस क्षण का इंतजार कर रहा था। अब जब उन्होंने शो पर अपनी पकड़ बना ली है, तो अब उनके पदार्पण का समय आ गया है। राघव मेहरा ने एक हाथ से मास्क उतार दिया। इस क्षण उसका चेहरा दुनिया के सामने आ गया। सुंदर और अलौकिक रूप लोगों को एक अलग ही प्रभाव का एहसास देता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मास्क पहने राघव मेहरा अचानक ऐसा कर देंगे, क्योंकि हर किसी ने इस बारे में सोचा है, क्या ऐसे सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना सिर्फ अपनी पहचान छिपाने के लिए नहीं है। अब जब प्रतियोगिता समाप्त हो गई है तो मुखौटा उतारने का क्या मतलब है। अनन्या सिंह और अन्य लोगों को नहीं पता था कि राघव मेहरा ऐसे क्यों हैं। उन्हें भी यह अजीब लगा। राघव मेहरा ने अपना मुखौटा उतारने के बाद अपने आसपास के लोगों की ओर एक शरारती नज़र से देखा और कहा, क्या यहाँ कोई मुझे पहचानता है। उसे अपना नाम जोर से बोलने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन ये नाम तो कहना ही होगा। मिशन तो यह है कि आरव के नाम से पूरे राज्य में उसका अस्तित्व पता चले। उनका मानना था कि यदि वह ये प्रश्न पूछेंगे तो कोई न कोई यही उत्तर देगा कि मुझे नहीं पता। जब तक ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद है, वह बोलने का अवसर लेगा। तथापि कुछ ऐसा हुआ जिससे वह अजीब लगने लगा। इतने बड़े चौक में इतने सारे लोग खड़े थे, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। राघव मेहरा के मुंह के कोने फड़क उठे। ये देखकर कि लोगों का ये समूह पर्याप्त मजबूत नहीं था, उसके पास बेशर्मी से कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, मेरा विनम्र स्व आरव है। लोगों का समूह राघव मेहरा के भ्रमित व्यवहार पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। इस समय उसे खुद से बात करते हुए सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। मैं तो बस उसे देख ही सकता था। राघव मेहरा की बात खत्म होते ही उसने देखा कि कुछ लोग बिना कुछ बोले उसे घूर रहे हैं। आलस्य के कारण उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और बस नाम बोल दिया। अब बस इतना ही बाकी है कि समय बीत जाए और राज्य में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े। उनका मानना था कि आज ये बात फैल जाएगी। बेशक एक और चीज़ है जो राघव मेहरा इन लोगों की धारणा को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। उसने आसमान की ओर देखा। उन्होंने राजा महेंद्र वर्मा, संजय शर्मा और अन्य लोगों की ओर देखा। राजा महेंद्र वर्मा और अन्य लोगों को लगा कि राघव मेहरा के यहाँ आने का कोई गहरा अर्थ जरूर होगा।
अब राघव मेहरा को अपना मुखौटा उतारते और अपना नाम लेते देखकर वे फिर से सोचने लगे। चाहे वे इसके बारे में कितना भी सोचें, वे इसका विशिष्ट अर्थ नहीं समझ सकते। मैं तो यही सोच सकता हूं कि स्वामियों के कार्य वास्तव में अप्रत्याशित होते हैं। राघव मेहरा को अपनी ओर देखते देख उन्होंने एक साथ अपने शरीर सीधे किए और फिर रिंग में उतर गए। यदि राजा महेंद्र वर्मा उड़कर आ जाएं तो उनके आसपास के लोग इस पर कुछ नहीं सोचेंगे और यही सोचेंगे कि वे पुरस्कार प्रदान करेंगे। लेकिन इस समय आकाश में बड़े बड़े जीवों को एक साथ उड़ते देख सभी लोग अचंभित रह गए। ये किस लिए है? राजा महेंद्र वर्मा और अन्य लोग मंच पर उतरे और राघव मेहरा के सामने खड़े हो गए। राघव मेहरा ने उनकी ओर इस तरह देखा, उसकी आंखें चमक उठीं और मुंह के कोने सिकुड़ गए। उसे लग रहा था कि कुछ होने वाला है। निश्चय ही जब उन्होंने सोचना समाप्त किया तो राजा महेंद्र वर्मा और अन्य सभी लोग झुके, अपने सिर पर हाथ रखे और चिल्लाए, नमस्कार वरिष्ठ। ध्वनियां बहुत एक समान थीं और शांत चौक में संगीत की ध्वनि जारी थी। जैसे ही आवाज शांत हुई, चारों ओर सब कुछ फिर से शांत हो गया। इस बार बहुत शांति थी, वहां बिल्कुल भी आवाज नहीं थी। राघव मेहरा अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसने राक्षसों के सामने गुरु होने का नाटक किया था, इसलिए उसे गुरु होने का नाटक करने का अनुभव था। इस समय उसने चुपचाप अपने हाथ पीछे कर लिए, चेहरे पर उदासीनता का भाव लिए और सिर हिला दिया। आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आवाज के गुजरने के बाद राजा महेंद्र वर्मा और अन्य लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई, लेकिन उनके चेहरे अभी भी प्रशंसा से भरे हुए थे। एक उफनती नदी की तरह ये कभी नहीं रुकती। आसपास का वातावरण अभी भी भयावह रूप से शांत था। रिंग के नीचे इस समय किरण जोशी के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। बॉस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग आपकी पहचान पहले से ही जानते होंगे। तुम्हें भविष्य में दिखावा करना बंद कर देना चाहिए। किरण जोशी की आंखों में भी विस्मय का भाव था। राघव मेहरा का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्हें वह दृश्य धुंधला धुंधला याद था जब वह पहली बार राघव मेहरा से मिले थे। उस समय भी उन्हें भ्रामक संरचनाओं के साथ छेड़छाड़ करके पैसा कमाना पड़ता था। उस समय राघव मेहरा एक देहाती आदमी लग रहा था, जिसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह धोखा दे रहा है। बाद में उसे पता चला कि राघव मेहरा नाटक कर रहा था। उन्होंने राघव मेहरा से मिलने के बाद अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर भी अफसोस जताया। उसी समय से उनका जीवन नाटकीय रूप से बदल गया और बहुत अद्भुत हो गया। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि यह वही बड़ा आदमी था जो सबसे पहले मेरे पास आया था, और मैं कुछ समय पहले ब्रोकन माउंटेन की स्थिति की जांच कर रहा था। शायद तब इस प्राणी ने मुझे देखा होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं लंबे समय से उसकी निगरानी में था? और क्या मैं नियति की संतान हूँ? ये सोचते हुए किरण जोशी के चेहरे पर अत्यंत अतिशयोक्तिपूर्ण भाव उभर आए। मैं अपने ही विचारों से हैरान था। किरण जोशी के बगल में मंच पर जो कुछ हो रहा था उससे अनन्या सिंह और अन्य लोग भी थोड़ा अभिभूत थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार किया हो। यह क्या हो रहा है? अनन्या सिंह बहुत डरी हुई थी। हाल ही में उन्हें धीरे धीरे महसूस हुआ है कि राघव मेहरा अधिक से अधिक अलग होते जा रहे हैं। विशेषकर जब राघव मेहरा ने राक्षस को आकर्षित किया तो उसने निश्चय किया कि राघव मेहरा की पहचान असाधारण होनी चाहिए। आखिर जिसके पास इतना खजाना हो वह साधारण कैसे हो सकता है? लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस पल ऐसा होगा। महाराज, कई प्रमुख ट्रेड यूनियनों के अध्यक्ष और उसके पिता सभी ने राघव मेहरा को प्रणाम किया और उन्हें वरिष्ठ कहा। अरे बाप रे, क्या हुआ? उसका सिर पेस्ट से भरा हुआ था और उसके विचार अस्त व्यस्त थे। ये कैसा भयानक व्यक्ति है जिसके साथ इतने शक्तिशाली लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? और ऐसा व्यक्ति वास्तव में लगभग 1 महीने तक उनके साथ रहा तथा प्रतिदिन उनके साथ प्रशिक्षण लेता रहा। गुरगल, वह निगल गई और राघव मेहरा को घूरते हुए मन ही मन बोली, सीनियर, आपने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया। अनन्या सिंह के बगल में रोहन मेहरा और बलबीर सिंह के हाव भाव अनन्या सिंह जैसे ही थे। रोहन मेहरा की आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि वे लगभग जमीन पर गिर गईं। जब उसे कुछ समय पहले राघव मेहरा के प्रति अपने रवैये की याद आई तो वह खुद को कई बार थप्पड़ मारना चाहता था।
इस समय उन्होंने किरण जोशी की ओर भी देखा। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि किरण जोशी का परिवार अचानक ऐसा क्यों हो गया। पता चला कि यह राघव मेहरा से संबंधित है। अभी भी रिंग के नीचे अनन्या सिंह और अन्य लोग ज्यादा दूर नहीं थे। राजकुमार आदित्य वर्मा ने राहत की सांस ली जब उन्होंने राघव मेहरा का असली चेहरा देखा। पता चला कि उन्हें बचाने वाला वह वरिष्ठ व्यक्ति ही था। अपने पिता को राघव मेहरा के साथ ऐसा व्यवहार करते देख प्रिंस आदित्य वर्मा को भी ये बहुत सामान्य लगा। और राजकुमार आदित्य वर्मा भी ज्यादा दूर नहीं थे। यह एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति है। ये क्षण सबसे अधिक अतिरंजित है। ये सही है, ये व्यक्ति विक्रम चौधरी है। मंच पर प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी विक्रम चौधरी जैसा ही भाव था। विक्रम चौधरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सिर पर लगातार दर्जनों बार बिजली गिरी हो और वह भिनभिनाती रही हो। क्या चल रहा है? वह कैसे संभव है? यह नकली होना चाहिए। अनगिनत विचार उसके मस्तिष्क को लगभग फाड़ रहे थे। उसे बस यह महसूस हुआ कि उसके चारों ओर हवा बहुत तेज थी। पूरा व्यक्ति बहुत गंदा है। अगर राघव मेहरा मजबूत हैं और उनकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती तो बस यही बात है। लेकिन हो क्या रहा है? इतने सारे बड़े बड़े लोग उनके आगे क्यों झुक रहे हैं? और वे तो बड़े सम्मान से वरिष्ठ भी कहते थे। वह जानता था कि वरिष्ठ शब्द का क्या अर्थ है। पूर्ण स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। राजा महेंद्र वर्मा एक देश के राजा हैं। उनकी नज़र में राजा महेंद्र वर्मा पहले से ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। संजय शर्मा और अन्य लोगों की पहचान और भी अधिक शक्तिशाली है। यद्यपि वे राजा महेंद्र वर्मा के बराबर ही दिखते थे, लेकिन जब उनकी तुलना की गई तो उन्हें राजा महेंद्र वर्मा को कोई अच्छा चेहरा देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उनके पीछे एक विशाल और भयानक संगठन खड़ा है, महाद्वीप की शीर्ष शक्ति। हालांकि राजा महेंद्र वर्मा जैसे व्यक्ति ने राघव मेहरा को प्रणाम किया और उन्हें सम्मानपूर्वक वरिष्ठ कहा। ये बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण और अवास्तविक है। विक्रम चौधरी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सके, लेकिन उनका शरीर पहले ही कांपने लगा था। वह जानता था कि उसका काम खत्म हो गया है। उसने वास्तव में ऐसे व्यक्ति को अपमानित किया। इसके अलावा उन्होंने राजा महेंद्र वर्मा और संजय शर्मा के सामने राघव मेहरा को डांटा था। हालांकि राघव मेहरा उनसे बहस करने के लिए बहुत आलसी थे। मुझे डर है कि ये बड़े लोग उससे भी निपट लेंगे। विक्रम चौधरी के पिता को अपने भाग्य का स्पष्ट पूर्व ज्ञान था। वह तो बस इतना जानता था कि उसे ठंड लग रही है, और यह सब उसके प्यारे बेटे की वजह से है। अंगूठी पर राजा महेंद्र वर्मा और अन्य लोगों के नमस्ते कहने के बाद उन्हें समझ नहीं आया कि आगे क्या करें। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि राघव मेहरा क्या कर रहा था। इसका गहरा अर्थ क्या है? राघव मेहरा को बस अपने मिशन की परवाह थी। इस समय उसे पहले से ही अंदाजा था कि कुछ ही दिनों में राजा झानवू के राज्य में उसका नाम जरूर गूंज उठेगा। इसलिए उसे बस वापस जाना था और सिस्टम से अधिसूचना का इंतजार करना था। अब जब सब कुछ तय हो गया है तो राघव मेहरा को यहाँ और रुकने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक उन्होंने इस समय राजा महेंद्र वर्मा की ओर भी देखा और कहा, वे युवा अच्छे हैं, उनका अच्छा उपयोग करें। राघव मेहरा की बातें सुनकर राजा महेंद्र वर्मा ने अनन्या सिंह की ओर देखा और जल्दी से सिर हिलाया, मानो उन्होंने कोई शाही फरमान सुन लिया हो। चूंकि वरिष्ठों ने ऐसा कहा है, इसलिए अनन्या सिंह और अन्य लोग निश्चित रूप से भविष्य में असाधारण व्यक्ति बनेंगे। उसका अच्छा उपयोग किया जाना चाहिए। हो सकता है कि भविष्य में वह उनके राज्य को अपनी राष्ट्रीय शक्ति में सुधार करने और एक साम्राज्य बनने में मदद कर सके। जब अनन्या सिंह और अन्य लोगों ने राघव मेहरा की बात सुनी तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्हें पहले से ही यह पूर्वाभास था कि ये शब्द उनके लिए उज्ज्वल भविष्य लाएंगे। राजा महेंद्र वर्मा ने सिर हिलाया और आगे कहा, वरिष्ठ, मैं आज रात अपने बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में महल में एक भोज का आयोजन कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप आ सकते हैं। उन्हें अब भी लगता है कि राघव मेहरा के यहाँ प्रतिस्पर्धा करने के पीछे उनके बेटे का ही हाथ है। इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। राघव मेहरा ने इस बारे में सोचा और रात को इसे भूल जाने का फैसला किया। वह जल्दी सोने का आदी है। इसके अलावा पार्टी में बहुत से लोग हैं, और अगर कुछ ऐसा हो गया जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सके तो ये शर्मनाक होगा। वह अपनी स्थिति को नहीं भूला था। राजा महेंद्र वर्मा ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, संभवतः इसलिए क्योंकि उन्हें संजय शर्मा से पता था कि उन्होंने ऋषि अग्रवाल को बचाया था।
दूसरा कारण मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला में घटी घटना हो सकती है। मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला में जो कुछ हुआ वह उसकी दृष्टि में आई खराबी के कारण हुआ था और उसके पास स्वयं कुछ भी नहीं था। ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चूंकि आपकी नींव कमजोर है इसलिए बेहतर है कि आप ज़्यादा खर्च न करें। सत्य यह है कि स्थिर रहें और डगमगाएं नहीं। सभी कारणों पर विचार करने के बाद राघव मेहरा ने मना कर दिया और कहा, मैं घटनास्थल पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं किसी से कहूंगा कि वह आपको उपहार भेजे। ये सुनकर राजा महेंद्र वर्मा की आंखें चमक उठीं। उपहार? वह बहुत खुश हुआ। वरिष्ठ व्यक्ति से मिला उपहार अवश्य ही भयावह होगा। शायद इससे उनका राज्य और अधिक मजबूत हो जाए। संजय शर्मा और बाकी लोगों का भी राजा महेंद्र वर्मा जैसा ही विचार था। उन्हें लगा कि उपहार जरूर असाधारण होगा, इसलिए वे सब राजा महेंद्र वर्मा को ईर्ष्या से देखने लगे। राजा महेंद्र वर्मा की ओर संजय शर्मा और अन्य लोगों ने मुस्कुराते हुए और विनम्र भाव से देखा। राघव मेहरा ने अपनी बात समाप्त करने के बाद अलविदा कहा। वह रिंग से कूदकर किरण जोशी और अन्य लोगों की ओर चले गए। जब वह किरण जोशी और अन्य लोगों के सामने पहुंचे तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। इस दौरान अनन्या सिंह ने राघव मेहरा को प्रणाम किया और उन्हें सीनियर कहा। उसी समय उसके चेहरे पर एक विशेष भाव प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे कह रहा हो, सीनियर, आपने हमें बहुत बुरी तरह धोखा दिया है। इस समय किरण जोशी आखिरकार खुलकर राघव मेहरा को बिग बॉस कह सकीं। बॉस, आपने आखिरकार नाटक करना बंद कर दिया, किरण जोशी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह राघव मेहरा के साथ बेफिक्री से रहने का आदी था। उसे ये भी लगता था कि राघव मेहरा उसके साथ इतनी अच्छी तरह घुल मिल गया है और अपनी ताकत छुपाना पसंद करता है। शायद उसे यह एहसास अच्छा लगता था कि दूसरे उसके साथ अलग व्यवहार नहीं करते। इसलिए वह इस समय अत्यंत सहज था, अपने हृदय में विस्मय को छिपाए हुए। राघव मेहरा ने उनकी तरफ देखा और कहा, लगभग 1 महीना साथ बिताने के बाद मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। हो सकता है मैं यहाँ दोबारा ना आऊँ। जाने से पहले क्या हम कुछ पी लें? इस महीने के दौरान राघव मेहरा लगभग हर दिन किरण जोशी और अन्य लोगों के साथ रहे। इस स्तर को पार करने के बाद सिस्टम उसे यहाँ टेलीपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए जाने से पहले ठीक से अलविदा कहें। जब किरण जोशी और अन्य लोगों को पता चला कि राघव मेहरा अब दोबारा नहीं आएंगे तो वे स्तब्ध रह गए। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उन पांचों ने जल्दी से सिर हिला दिया। इसी तरह सबके ध्यान में रखते हुए राघव मेहरा और किरण जोशी तथा अन्य लोग चौक से निकलकर चाय घर की ओर चल पड़े। उनके चले जाने के बाद ही चौक पर शोरगुल हुआ। राजा महेंद्र वर्मा ने संजय शर्मा और अन्य लोगों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग, क्या आप लोग भी पीना चाहेंगे? वह बहुत खुश है। साथ ही मैं राघव मेहरा को देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। यह किस प्रकार का उपहार है और हमें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, परिणाम आज रात ही सामने आ जाएगा। लेकिन उन्हें यकीन था कि यह उपहार असाधारण और संभवतः बहुत चौंकाने वाला होगा। राजा महेंद्र वर्मा की बात सुनकर संजय शर्मा और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। संजय शर्मा और माहेश्वरी लाल विशेष रूप से यह मानते थे कि राजा महेंद्र वर्मा भविष्य में महान उपलब्धियां हासिल करेंगे। अच्छे दोस्त बनाने के निश्चित रूप से केवल लाभ ही हैं। बेशक राजा महेंद्र वर्मा एक बात नहीं भूले थे। उन्होंने अचानक प्रधानमंत्री की ओर मुड़कर गहरी आवाज में कहा, आज से आप हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। अपना ख्याल रखना। एक बार ऐसा कहा गया। चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया। प्रधानमंत्री, जो पहले ही अपने भाग्य के बारे में सोच चुके थे, पीले पड़ गए थे। ये सुनकर वे और भी निराश हो गए। जहां तक रिंग के नीचे विक्रम चौधरी की बात है तो उनके चेहरे के भाव बिल्कुल उनके पिता जैसे ही थे। और इशिका सिंह ने अपने होंठ काट लिए जब उसने देखा कि उसके पिता राजा महेंद्र वर्मा और अन्य लोगों के साथ मुस्कुराते हुए खड़े हैं। मुझे इस बात का भी पूर्वाभास है कि निकट भविष्य में मेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। राघव मेहरा, किरण जोशी और अन्य लोग उस चाय घर में गए जहां वे अक्सर इकट्ठा होते थे। इस चाय घर में शराब भी परोसी जाती है। राघव मेहरा काफ़ी अच्छी शराब पी सकते हैं और इस दुनिया में शराब की गुणवत्ता ठीक ठाक है, इसलिए उनके लिए कुछ घड़े पीना पूरी तरह से ठीक है। जब अनन्या सिंह और अन्य लोगों को पता चला कि राघव मेहरा अलग हैं, तो उनका लहजा और भी विनम्र हो गया। मैं बहुत अधिक संकोची भी हो गया।
रोहन मेहरा ने तो खुद को कई गिलास शराब पिलाकर सजा भी दी और अपने पिछले कार्यों के लिए माफ़ी भी मांगता रहा। जहां तक किरण जोशी का सवाल है, उनके राघव मेहरा के साथ अभी भी अच्छे संबंध हैं। कई लोग शराब पीते, हंसते और बातें करते रहे। अंततः राघव मेहरा को भी जाना पड़ा। फिर वह खड़ा हुआ और अलविदा कहा। अनन्या सिंह और अन्य लोगों ने राघव मेहरा की ओर देखा जब वह कड़वे भाव के साथ जाने वाले थे। जाने से पहले राघव मेहरा ने किरण जोशी को फोन किया। इससे किरण जोशी को सुखद आश्चर्य हुआ। चाय घर के बाहर राघव मेहरा ने 100,000 स्पिरिट स्टोन निकाले और किरण जोशी को दे दिए। भाई लियो, इस अंगूठी में 110,000 स्पिरिट स्टोन हैं। 100,000 स्पिरिट स्टोन ले लो और मुझे आज रात राजकुमार को देने के लिए एक उपहार खरीदो। मेरे पास इनाम के रूप में 10,000 स्पिरिट स्टोन बचे हैं। बेशक तुम इसका इस्तेमाल एक उपहार खरीदने के लिए भी कर सकते हो और इसे मेरी तरफ से एक उपहार मान सकते हो। राघव मेहरा के पास अभी भी बहुत सारे स्पिरिट स्टोन बचे थे और राजकुमार तो राजकुमार था और उसे राजा महेंद्र वर्मा और अन्य लोग वरिष्ठ कहते थे, इसलिए ज्यादा कंजूस होना अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसने 110,000 स्पिरिट स्टोन निकालने का फैसला किया। 100,000 स्पिरिट स्टोन से खरीदा गया उपहार बहुत अच्छा होना चाहिए। बेशक राघव मेहरा किरण जोशी को बिना किसी खर्च के काम करने नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने किरण जोशी को 10,000 स्पिरिट स्टोन देने का फैसला किया। किरण जोशी को इसे स्वीकार करने के लिए मनाने हेतु मैंने उनसे दृढ़तापूर्वक कहा कि वे एक उपहार खरीदें और इसे उनकी ओर से एक उपहार मानें। जब किरण जोशी ने ये सुना तो वे दंग रह गए। राजा महेंद्र वर्मा और अन्य लोगों की तरह उनका भी मानना था कि राघव मेहरा जो उपहार देने जा रहे थे वह चौंकाने वाला होगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राघव मेहरा उसे केवल 100,000 स्पिरिट स्टोन ही देगा और उसे खरीदने के लिए कहेगा। राघव मेहरा ने किरण जोशी के विस्मयकारी भाव को देखा और सोचा कि किरण जोशी को ऐसा महसूस हुआ होगा कि वह 10,000 स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने से बहुत आश्चर्यचकित थे। किरण जोशी को मना करने से रोकने के लिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ले लो, यह मेरी तरफ से तुम्हें उपहार है। उपहार शब्द सुनकर किरण जोशी एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। गलत, वह वरिष्ठ व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति कैसे हो सकता है जो भुगतान के रूप में आत्मा पत्थर लेता है? ये हो सकता है। उसने एक संभावना के बारे में सोचा। राघव मेहरा ने उसे स्पिरिट स्टोन दिए और उससे कुछ चीजें खरीदने को कहा, शायद इसलिए क्योंकि वह जानता था कि स्पिरिट स्टोन से जो चीजें वह खरीदेगा वे बहुत ही असामान्य होंगी। राघव मेहरा ने और कुछ नहीं कहा। उसने किरण जोशी का कंधा थपथपाया और कहा, भाई लियू, अब और कुछ नहीं कहूंगा। फिर मिलते हैं। ये कहते हुए राघव मेहरा दुकान की ओर चल पड़ा। अधिक सुंदर दिखने के लिए वह एक निश्चित स्थिति में चला गया और टीवी पर कुछ सुंदर पात्रों की तरह अलविदा कहने की नकल की, बिना पीछे देखे अपने हाथों को पीछे हिलाया। किरण जोशी राघव मेहरा को जाते हुए देख रहे थे। जब उन्होंने राघव मेहरा को हाथ हिलाते देखा तो उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसने उस दिशा में देखा जहां राघव मेहरा हाथ हिला रहा था। वरिष्ठ, क्या आप मुझे वहां जाने के लिए हाथ हिला रहे हैं? जो उपहार मैं खरीदना चाहता हूं वह भी वही है। राघव मेहरा को जाते देख किरण जोशी ने गहरी सांस ली और तेजी से उस दिशा में चल पड़ी जिधर राघव मेहरा ने हाथ हिलाया था। उसकी आंखें भी आसपास के वातावरण को ध्यान से देखने लगीं। कुछ देर चलने के बाद वह अचानक रुक गया। उसकी नज़र एक छोटे से स्टॉल पर पड़ी। स्टॉल लगाने वाला व्यक्ति एक बूढ़ा आदमी था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह व्यक्ति राघव मेहरा मास्क बेचने वाले स्टॉल का मालिक है। लेकिन इस स्टॉल का स्थान बदल गया है। आसपास की दुकानें भी बहुत अजीब थीं, वे सभी बंद थीं। आसपास कोई और दुकान नहीं है, मानो ये सड़क केवल इसी दुकान की है। दरअसल इसका कारण प्रतियोगिता की शुरुआत से संबंधित हो सकता है। लेकिन किरण जोशी ने यह दृश्य देखा और निश्चय कर लिया कि राघव मेहरा ने अभी अभी उन्हें यहाँ तक लाने के लिए हाथ हिलाया है। यह इतना आसान नहीं है। किरण जोशी तेजी से स्टॉल की ओर चली गईं। वरिष्ठ ने मुझे कुल 110,000 स्पिरिट स्टोन दिए। 100,000 स्पिरिट स्टोन का उपयोग राजकुमार के लिए उपहार खरीदने के लिए किया गया और शेष 10,000 स्पिरिट स्टोन का उपयोग मेरे लिए उपहार खरीदने के लिए किया गया। इसलिए मैंने सीधे कीमत पूछी। यदि राघव मेहरा के निर्देशों का वास्तव में गहरा अर्थ होता
तो निश्चित रूप से 100,000 और 10,000 स्पिरिट स्टोन की कीमत के बीच कोई विचलन नहीं होता। लेकिन अगर इस कीमत पर यहाँ कुछ नहीं है तो वह राघव मेहरा की बहुत ज़्यादा कल्पना कर रहा है। दरअसल राघव मेहरा का ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था। किरण जोशी स्टॉल के सामने खड़ी होकर उसे चला रहे बूढ़े व्यक्ति को देखने लगीं। बूढ़ा आदमी सामान्य दिख रहा था, सिवाय इसके कि उसकी दाढ़ी थी और वह थोड़ा लापरवाह दिख रहा था। हालांकि यह उनकी सहज जीवन शैली ही थी जिसने किरण जोशी को यह महसूस कराया कि यह बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा अलग है। ऐसा कहा जाता है कि ताकतवर लोग हमेशा लापरवाही से काम करते नजर आते हैं। राघव मेहरा की तरह ही उन्होंने अपनी ताकत छुपाई और उसके साथ भाई जैसा व्यवहार किया। जैसे ही किरण जोशी पास आई, उस लापरवाह बूढ़े की आंखें चमक उठीं। युवक, तुम क्या खरीदना चाहते हो? मेरे पास सब कुछ है। इस गोली को देखो, वाह ये कितनी गोल है। इस तलवार को देखो, क्या ये बहुत लंबी नहीं है? और यह चाकू, इस पर लगे कुछ छोटे छोटे कटों से धोखा मत खाओ। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ, यह इस तरह इसलिए है क्योंकि इसका इस्तेमाल कई महायान साधकों को मारने के लिए किया गया है। जब बूढ़े व्यक्ति ने किरण जोशी को देखा तो उसे लगा कि उसने कोई बड़ी मछली देख ली है जिसे धोखा देना आसान है, और उसने अपनी बातें बताने की पूरी कोशिश की। किरण जोशी ने बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने थे और किसी अमीर परिवार की बेटी लग रही थीं। किरण जोशी को कुछ देर पहले लगा कि बूढ़ा आदमी थोड़ा मास्टर है, लेकिन ये सुनने के बाद उसे शक होने लगा। क्या गोलियां गोल होनी चाहिए? और क्या यह एक गोली है? यह अंधेरा है और इसमें जरा भी आत्मा नहीं है। क्या यह नकली है? और ये तलवार, अगर ये तेज है तो ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि यह लंबी है। बढ़ने का क्या फायदा? हाँ, ये तलवार वास्तव में बहुत लंबी है, लेकिन ये बहुत लंबी है, एक साधारण तलवार से दोगुनी से भी अधिक लंबी। क्या आप निश्चित हैं कि यदि आप इस तरह के हथियार का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति से लड़ेंगे तो पहले आप स्वयं को चोट नहीं पहुंचाएंगे? और इस चाकू से कई महायानियों की जान जा चुकी है। क्या तुम्हें लगता है कि महायान के लोग कुत्ते हैं? इसके अलावा क्या ये कोई जादुई हथियार नहीं है? किरण जोशी शिकायत करने के लिए बहुत थक गए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी पूछा, बूढ़े आदमी, क्या आपके पास यहाँ ऐसा कुछ है जिसकी कीमत 100,000 स्पिरिट स्टोन और 10,000 स्पिरिट स्टोन हो? किरण जोशी वास्तव में पूछना नहीं चाहती थीं, क्योंकि अगर उसने पूछा तो बूढ़ा आदमी शायद दो चीजें निकाल लेगा और इस बात पर जोर देगा कि वे उस कीमत के लायक हैं। बेशक उन्होंने ये सवाल राघव मेहरा के कारण पूछा था। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने दो वस्तुएं निकाल ली, फिर भी उसे उनके स्तर की जांच करनी पड़ी। यदि यह भी बकवास था तो उसे यकीन हो सकता था कि वह इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। वह लापरवाह बूढ़ा आदमी किरण जोशी को चीजें सुझाना जारी रखना चाहता था, लेकिन किरण जोशी की बातें सुनने के बाद उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसका मुंह खुल गया। उसने आश्चर्य व्यक्त किया, ये सिर्फ एक मछली से अधिक है। ये सचमुच एक बड़ी मछली है। जब किरण जोशी ने उस गंदे बूढ़े आदमी का रूप देखा तो उनके मुंह के कोने सिकुड़ गए। क्या आप स्पिरिट स्टोन की कीमत सुनकर इतने डर गए हैं? ऐसा लगता है कि वह इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। हालांकि जैसे ही किरण जोशी ने यह सोचना समाप्त किया, अगले ही पल वह लापरवाह बूढ़ा आदमी चिल्लाया, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास 100,000 आध्यात्मिक पत्थरों की कीमत वाली एक चीज है और 10,000 आध्यात्मिक पत्थरों की कीमत वाली एक और चीज है? यह उद्गार किरण जोशी के कानों तक पहुंचा, जिससे वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। वास्तव में, सीनियर, क्या आपके पास सचमुच कोई निर्देश नहीं है? तो फिर इसे यहाँ लाओ और हम इसे देखेंगे। किरण जोशी ने जल्दी से आग्रह किया। ठीक है। ये सुनकर लापरवाह बूढ़ा आदमी भी जल्दी से स्टॉल में तलाश करने लगा। वह कुछ ऐसा खोजना चाहता था जो जटिल लगे। हालांकि खोज करने के बाद मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो प्रभावशाली लगे। उसे इस तरह देखकर किरण जोशी का चेहरा फिर से काला पड़ गया। ओह, मैं भूल ही गया, मैंने इसे अंगूठी में रख दिया था। ये कहकर वह फिर से अंगूठी में रखी चीज़ों को देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं मिला। अंततः उन्होंने दांत पीसते हुए दो चीजें निकाली और किरण जोशी को दिखाईं। उसके पास वास्तव में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पहली नज़र में 100,000 स्पिरिट स्टोन या 10,000 स्पिरिट स्टोन के बराबर हो। लेकिन इतनी बड़ी मछली का सामना करना दुर्लभ था, इसलिए वह केवल आश्चर्यचकित होकर ही उसे पकड़ सका।
कुछ समय पहले उसने जंगल में 2 बहुत ही सुंदर पत्थर उठाए थे और अब वह केवल इन 2 पत्थरों के साथ जुआ खेल सकता था। उसने ये दोनों पत्थर सिर्फ इसलिए उठाए क्योंकि वे देखने में अच्छे लग रहे थे। दरअसल ये दोनों पत्थर बेकार थे और अच्छी सामग्री नहीं थे, बस साधारण सामान। किरण जोशी के सामने 2 पत्थर प्रकट हुए। एक इंसान के सिर जितना बड़ा, बास्केटबॉल जैसा गोल और चारों तरफ लाल रंग का, बहुत सुंदर लग रहा था। दूसरा केवल मुट्ठी के आकार का था, वह भी एक गोलाकार हरा जिसमें हल्का नीला रंग मिला हुआ था। किरण जोशी ने दोनों पत्थरों की ओर देखा, उनकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि वह नहीं बता सकता था कि वह क्या था। इसमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, यह एक साधारण पत्थर जैसा दिखता है। हालांकि साधारण पत्थरों का ये रंग नहीं होता। किरण जोशी ने सोचा और कहा, ये बड़ा वाला 1 लाख स्पिरिट स्टोन, ये छोटा वाला 10,000 स्पिरिट स्टोन। उस लापरवाह बूढ़े आदमी ने जोर से सिर हिलाया और कहा, ये सही है, तुम्हारी नज़र बहुत अच्छी है नौजवान। उसने बहुत ही अजीब तरीके से चापलूसी की। किरण जोशी ने उस गंदे बूढ़े आदमी की ओर देखा और पूछा, ये 2 पत्थर आखिर क्या हैं? ये क्या करते हैं? वह ऐसी कोई बात पूछने की हिम्मत नहीं कर सका जिसे वह समझ नहीं सका। यदि यह कोई साधारण चीज़ है तो आत्मा पत्थर व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए हमें इसका पता लगाना होगा। जब उस लापरवाह बूढ़े आदमी से पूछा गया तो उसे पता नहीं था कि वह क्या है। हालांकि उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपनी आंखें सिकुड़ी और किरण जोशी को पास आने का इशारा किया। ये देखकर कि वह रहस्यमयी हो रहा है, किरण जोशी ने भी उसके करीब जाने की कोशिश की। यदि यह बात बहुत झूठी लगे तो वह इसे नहीं मानेगा और चला जाएगा। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि यह क्या है या ये क्या करता है। किसी ने मुझे ये दिया था और कहा था कि इसे रख लो, ये कहते हुए कि कोई न कोई इसे खरीद ही लेगा। उस व्यक्ति ने मुझे क्रमशः 1 लाख आध्यात्मिक पत्थर और 10,000 आध्यात्मिक पत्थर भी दिए। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन चूंकि ये दोनों पत्थर बहुत सुंदर लग रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें स्वीकार कर लिया। मैले कुचले बूढ़े आदमी ने गहरी भावना के साथ कहा, यही कारण है कि जब आपने पूछा कि क्या उन 2 मूल्य श्रेणियों में कोई वस्तु है तो मैं इतना डर गया था। टीएस ये पता चला कि जिस व्यक्ति ने मुझे पत्थर दिया था वह बहुत भयानक गुरु था। बोलते समय उस लापरवाह बूढ़े आदमी ने लगभग खुद को ही मूर्ख बना लिया, क्योंकि उसने पाया कि यह कारण सचमुच बहुत अच्छा था। यह उस गलती की भरपाई के लिए भी हुआ जो मैंने अभी अभी की थी। किरण जोशी सोच रही थी कि अगर बूढ़ा आदमी कुछ बकवास कहेगा तो वह पलट कर चले जाएंगे, लेकिन ये सुनकर वह दंग रह गए। बिल्कुल नहीं। बूढ़े आदमी, जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या वह कोई मास्टर हो सकता है जो युवा, दुनियादारी से दूर और सहज दिखता हो? किरण जोशी ने चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ जल्दी से पूछा। किरण जोशी का प्रश्न सुनकर उस लापरवाह बूढ़े व्यक्ति ने आंखें घुमाईं। मुझे लगा कि क्या किरण जोशी उसे धोखा देने के लिए यूं ही कोई नाम गढ़ रही हैं। अगर वह हाँ कहता तो मैं समझ जाता कि यह झूठ है, लेकिन उन्होंने पाया कि किरण जोशी के चेहरे पर अभिव्यक्ति नकली नहीं लग रही थी, अन्यथा उनका अभिनय बहुत भयानक हो जाता। इसके बारे में जल्दी से सोचने के बाद उसने अनिच्छा से सिर हिलाया, फिर एक हैरान करने वाला भाव दिखाया। ये सही है, ये वह लड़का है। तुम्हें कैसे पता चला, छोटे दोस्त? ये सुनकर किरण जोशी ने अपनी सांस रोक ली, फिर जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग निकाली और कहा, ठीक है, मुझे ये 2 पत्थर चाहिए। ये सुनने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने किरण जोशी द्वारा दी गई स्टोरेज अंगूठी को देखा और मुश्किल से निगला। अरे, कितनी बड़ी मछली है! किरण जोशी की बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखा। अगर ऐसा है तो तुम ही वो किस्मत वाले हो जिसका जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें बेच दूंगा। बोलते हुए उस बूढ़े आदमी ने अपने द्वारा उठाए गए 2 पत्थर किरण जोशी को दे दिए। साथ ही उन्होंने किरण जोशी से अंगूठी भी ले ली। उसने जल्दी से अंदर रखे स्पिरिट स्टोन की जांच की और यह पुष्टि करने के बाद कि यह सही है, उसने अभी भी अपनी सांसें थोड़ी तेज महसूस की। ये बहुत अवास्तविक है। मैंने बस 2 पत्थर उठाए, लेकिन मैंने उन्हें बहुत सारे स्पिरिट पत्थरों के लिए बेच दिया। क्या उसमें लोगों को धोखा देने की प्रतिभा है? किरण जोशी ने दोनों पत्थर हटा दिए और जाने वाली थीं। 2 पत्थरों का अध्ययन करने के लिए वापस दौड़ा। अलविदा, बूढ़े आदमी।
किरण जोशी ने मुस्कुराते हुए अलविदा कहा। लापरवाह बूढ़े आदमी ने किरण जोशी की मुस्कुराहट को देखा और अचानक उसे कुछ याद आया। बेचे जाने के बाद भी वह दूसरों के लिए पैसे गिनता रहा। ये सचमुच एक अमीर परिवार का मूर्ख बेटा है। लापरवाह बूढ़े आदमी ने विनम्रता से सिर हिलाया और किरण जोशी को जाते हुए देखा। किरण जोशी को जाते देख अगले ही पल उनका चेहरा खराब हो गया और उन्होंने तुरंत अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। मैं फिलहाल रॉयल सिटी नहीं आ सकता, मुझे कहीं और स्टॉल लगाना होगा। हे, मैंने इतने सारे स्पिरिट स्टोन कमाए हैं कि कुछ सालों तक बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं। लापरवाह बूढ़े आदमी ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और चला गया। कुछ देर चलने के बाद किरण जोशी उस बूढ़े आदमी का नाम पूछना भूल गईं। इसलिए मैंने उससे पूछने का निर्णय लिया, शायद मैं भविष्य में उसे फिर से देख सकूं। लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसने पाया कि दुकान गायब हो चुकी थी। छी, ये बूढ़ा ज़रूर कोई उस्ताद होगा। पलक झपकते ही गायब हो गया। मुझे 2 कीमती पत्थर बेचने के लिए तो यहाँ स्टॉल नहीं लगाएगा, है ना? जब किरण जोशी ने इस बारे में सोचा तो उन्हें फिर से राघव मेहरा का ख्याल आया। शायद ये सब राघव मेहरा ने ही आयोजित किया था।